subject that is really close to my heart and certainly close to everyone's heart जो ये CSS करना चाहते हैं, ठीक है. CSS at the end of the day is a race of maximum 2 to 3 subjects, ठीक है. और ये यहाँ पर पूरी CSS फ्रेटर्निटी जो है वो एक दूसरे के साथ है, ठीक है. बिफोर वी स्टार्ट काफ़ी बच्चे ऑलरेडी जो मेरे साथ एफिलिएटेड हैं, पढ़ रहे हैं, तो बाकी जो नहीं है उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन. मेरा नाम जैनुल हसन है. आई हैव बिन टीचिंग फॉर द पास्ट 6 to 7 years. अगर मेरी CSS जर्नी की बात की जाए उसमें इतना कुछ खास एक्सेप्शनल नहीं है. आई हैव क्वालिफाइड PMS ट्वाइस, वंस एलोकेशन के बहुत करीब. 39 पोजीशन थी मेरी, 36 पे सीट खत्म थी. आई हैव क्वालिफाइड CSS वंस इन 2021 जिसके अंदर आई वाज एलोकेटेड टू PSTG. और उसके अलावा ये सारी चीज़ें निकाल के रिसेंटली भी PMS GK क्वालिफाई था एंड वी आर वेटिंग फॉर अनदर रिजल्ट डाउन द लाइन. लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ये जर्नी खास नहीं थी क्योंकि आप लोगों से मुतल्लिक जो जर्नी हेल्प आउट करेगी दैट इज दिस सेगमेंट ऑफ माय रिजल्ट. वो क्या? इंग्लिश कॉम्पोजिशन में कमांड से 58, 59 एंड 62 होना, ठीक है. ये मैटर करता है इस वक्त. ऐसे के अंदर कभी ना फेल हो के 49, 48 और 52 स्कोर करना, ठीक है, ये मैटर करता है. बाकी 700 प्लस लेना आई डोंट थिंक सो इट इज दैट ऑफ अ हैसल अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हो. तो आज हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ मैं यहाँ पर कैसे अचीव हुआ बल्कि मेरे 2025 के स्टूडेंट्स ने हाउ कम दे वर एबल टू सिक्योर मार्क्स लाइक 58, 56, 49, 52. मतलब क्वालिफाई तो 40 प्लस लोगों ने किया है, लेकिन अगेन वो सारों का बताना. लेकिन दे हैव ऑल स्कोर्ड मोर देन 40, ठीक है. 40 स्कोर नहीं किया, ज्यादा स्कोर किया. नो वॉइस. सबको आ रही है आवाज? वैसे अगर सबको आ रही है फिर आपका इशू है, तो अगर सबको नहीं आ रही देन द इशू इज ऑन माय पार्ट. हाँ, तो बस अगर वॉइस नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं शेयर हो रही, तो आपने बाहर जाके दोबारा एंटर करना है क्लास में, देन यूर फाइन. अच्छा, जैन, जैन नाम का बंदा भी है. हम नाम है हम लोग, ठीक है. तो आपने भी लाजमी 50 प्लस ऐसे में स्कोर करना है. तो नाम की लज्जा रखनी है जैसे कहते हैं ना बिहारी में. अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. तहरीम, अगेन इट इज़ एन इशू ऑन योर पार्ट, तो कनेक्शन सही करके दोबारा एंटर हो. तो वैसे अभी स्क्रीन शो हो रही है सबको. अच्छा, अब ये देखो, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इट डजेंट मैटर एट ऑल, ठीक है. ये सिर्फ चीज़ें इस्टेब्लिश ये करती हैं कि आपके मेंटोर में आपका ट्रस्ट होना ज़रूरी है कि यार इसने कुछ खुद ज़िंदगी में उखाड़ा है तो ये पढ़ा रहा है, ठीक है. और जिनको पढ़ाया वो भी आगे कुछ ना कुछ कर रहे हैं. तो ये आप लोगों, इसलिए आई डोंट गो टू मच टॉकिंग अबाउट माई अचीवमेंट एंड माई एक्लेट्स कि मैं यहाँ पर पुल बांधना, मैंने ये किया, मैंने वो किया. नहीं, इस टाइम आपने क्या करना है और कैसे करवाना है, दिस इज व्हाट ओरिएंटेशन शुड बी. तो मैं ओरिएंटेशन में ज्यादा डिटेल में, नॉट अबाउट माई सेल्फ, ये मेरी आदत है, मैं नहीं चाहता. आपने कैसे करना है? अच्छा, आपके सामने इस वक्त आपकी सीट और आपके ख्वाबों के दरमियान 2 सब्जेक्ट्स खड़े हैं. आई एम बीइंग वेरी ओपन एंड फ्रैंक. मेरे से वो नहीं होता कि अब मैं आपको बताऊं बेटा ऐसे के अंदर तो ये होता है वो होता है. मेरा ये स्टाइल नहीं है पढ़ाने का. एंड मैं समझता हूँ किसी को फॉलो भी नहीं करना चाहिए. हर इंसान को अपनी इंडिविजुअलिटी सेलिब्रेट करनी चाहिए. इफ माई स्टांस इज अ बिट फ्रैंक ऑन एसे एंड कॉम्पोजिशन तो मैं इंजॉय करता हूँ उसको, रेदर देन मैं बाकियों की तरह बहुत ही आपसे स्ट्रिंजेंट होकर बात करूँ कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे, ठीक है. सर, व्हाट इज योर टेक ऑन 26 नंबर ऐसे? वेयर शुड आई बी लैकिंग? किफायत. सब एंड पे, सब एंड पे. लेट दिस लेक्चर गो स्मूथली. एंड पे जब मैं क्वेश्चंस लूंगा ना, तो क्वेश्चंस के अंदर ये डिस्कस करेंगे अगर आपकी पिछली अटेम्प्ट हुई है और उसमें ऐसे में इतने स्कोर हैं या आप कब देना चाह रहे हो, आप कहाँ पर हो. तो एंड में इट इज़ ऑल अबाउट Q&A सेशन. आराम से वो फिर गो थ्रू करेंगे. तो अभी आप लोगों ने इंट्रिकेसी समझनी है ऐसे की और कॉम्पोजिशन की, मे बी उसमें ही आंसर छुपा हो आपका. अच्छा, अब आ जाओ आपके पास सबसे बड़ा. अब आई हैव स्लाइड्स लेकिन मुझे ज़्यादा लिखवा के पसंद है पढ़ाना.
सबसे पहले आ जाओ इंग्लिश एसए पे। इंग्लिश एसए सीएसएस के अंदर यूजुअली सब्जेक्ट सीएसएस में होते हैं टू बेसिकली चेक योर एबिलिटी टू राइट। आप लोगों ने इंग्लिश एसे तकरीबन लिखा हुआ है अपनी एफएससी वाले स्टांस में भी, इंग्लिश एसे को आपने लिखा हुआ है। वैसे अगर किसी ने लिंग्विस्टिक्स किया है, लिटरेरी पढ़ी है चीजें, उसने भी ऐसे कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। लेकिन इंग्लिश एसे इन सीएसएस रेल्म इज टोटली डिफरेंट। डिफरेंट कैसे? क्योंकि स्टेक्स आर मच हायर। स्टेक्स आर हायर, ये क्या बात है? इंग्लिश एसे सीएसएस इसको जो है ना यूज करता है फिल्टर की तरह। कैसे? अगर एक बच्चा है, उसने सारा साल बहुत अच्छी तैयारी की है, आपने 12 सब्जेक्ट्स सीएसएस के अंदर एस करने होते हैं, ठीक है, 6 ऑप्शनल्स 6 कंपलसरी, उसने बहुत अच्छी तैयारी की है, उसने इंग्लिश ऐसे की भी उसी सब्जेक्ट की तरह तैयारी की है जैसे बाकी होते हैं। अब सीएसएस ने 10 सब्जेक्ट्स जो हैं आपके, उसमें आपको स्कोरिंग में जज करना है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छी पाकिस्तान अफेयर्स पेपर भी आसान है, 58 स्कोर कर लिया है। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स तैयार था, 62 आ गए करंट अफेयर्स में। ऐसी जीएसए में किसी कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड का उसका अच्छा होता है, वो 70 भी ले लेता है। कुछ अगर मीडियोकर से भी होते हैं तो 55 टू 60 आप ले लेते हो, ठीक है। ये सारे ये जो जजिंग है ना, स्कोरिंग जो आप टच करना चाहते हो, दैट 700, दैट मैजिकल नंबर ऑफ 700 मार्क्स, तो वो इसका होता है। और वो भी पंजाब वालों के लिए ज्यादा क्रूशल है। अगर पंजाब के अलावा कोई है तो वो 650 660 में भी उसको अपनी पसंद की सीट मिल रही है। अब ये सब ठीक है, लेकिन एफपीएससी कहता है कि यार ऐसे तो अगर मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी यूं ही जज करूंगा तो जो एवरेज सिटन अमाउंट होती है रिटर्न में वो 17,000 से 14,000 फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन ये एवरेज रहता है। इतना बच्चा कैंडिडेट अपीयर होता है रिटर्न एग्जाम में। क्वालिफाई कितना करना है? 300 350, इतने बच्चों को। अब ऐसा हो सकता है कि हर बारी सारे बच्चे ऐसे खराब लिखे? नहीं। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट में इतना स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया होना चाहिए कि यहाँ पर वो फिल्टर जोन लगाओ जिससे ये सारे 14,000 गुजरे, तो कट कटा के आ जाके इनको 300 350 ले, जिसमें से 230 वट एवर द सीट्स आर, उसमें और स्क्रूटनाइजेशन और हमें मिल जाए अपने ऑफिसर्स जो 2027 ट्रेनिंग इन सीएसए सर्व करेंगे, ठीक है। दैट इज हाउ एफपीएससी लुक्स एट सीएसएस इंग्लिश एसए। एक ऐसा फिल्टर जोन जो उनको उनके पसंद के 300 350 बंदे दे देता है, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि वो ये कैसे करते हैं? क्या वो चीटिंग करते हैं? क्या वो जान के आपके पसंद के लोग उठा देते हैं कि ये नहीं नहीं। वो इंग्लिश ऐसे को एक बहुत ही खास लेंस में जज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आती है कुछ लोगों की वही वाली चीज है, कुछ लोगों के लिए उनका बैकग्राउंड और टैलेंट ही उनके लिए उनका कबर बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप में से कोई अगर लिंग्विस्टिक्स बैकग्राउंड से, जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है बाय द वे, वो अच्छा लिखता भी है, लेकिन उसके ऐसे में वो अपीयर होता है 17 नंबर आते हैं 100 में से। वो हैरान परेशान है कि उससे अच्छा कौन लिख सकता है जिसने 4 साल पढ़ी ही इंग्लिश जुबान है, ठीक है। उससे अच्छा तो कोई नहीं ना लिख सकता। लेकिन यहाँ पर आप गौर करो, अब एक मेडिकल स्टूडेंट है, एमबीबीएस, आई हैव टॉट, पिछले साल मैं हमेशा वीडियोस में भी कहता हूँ, मैंने अनइमेजिनेबल नंबर्स ऑफ डॉक्टर्स को पढ़ाया। एमबीबीएस स्टूडेंट सबसे ज्यादा थे मेरे पास। अब एक उस बंदे से अच्छी साइकोलॉजी से लेकर जीएसए किसी को नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो 4-5 साल जिस बंदे ने साइंटिफिक माइंड मेरे रहा है, वो उसने उसकी कॉग्निटिव सेंसेस वैसे डेवलप हुई होती है। वो जो है जीएसए के अंदर 30 स्कोर कर रहा है, साइकोलॉजी में फेल हो रहा है 29 लेके। तो मैं आप लोगों को पहली चीज सिखा दूं, ये जो सीएसएस की दुनिया है ना, ये बिल्कुल सेपरेट रेल्म है, ठीक है। ये बिल्कुल सेपरेट रेल्म है। ये इसको नहीं पता कि इसके साथ सामने डॉक्टर आ रहा है, इसके अंदर इंजीनियर आ रहा है, इसके अंदर लिंग्विस्टिक्स में कोई बहुत प्रोफेशनल इंसान आ रहा है, इसके अंदर जो है एक आर्किटेक्चर आ रहा है जिसकी क्रिएटिव थिंकिंग बहुत अच्छी है, इसके अंदर एनडीयू से फॉरेन पॉलिसी पढ़ के कोई आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस कायदे आजम यूनिवर्सिटी से कोई पढ़ के आ रहा है, नस से वो इलेक्ट्रिक न्यूक्लियर एनर्जी में डिप्लोमा या फिर डिग्री करके आ रहे हैं। सीएसएस डजंट केयर। सीएसएस कहता है भाई मेरी दुनिया अपनी है, मेरे अपने रूल्स हैं, मेरे अपने रेगुलेशंस हैं। इफ यू प्ले बाय माय रूल्स, आई एम गोइंग टू ग्रांट यू नंबर्स। ये सीएसएस मांगता है। इसीलिए आप देखोगे सीएसएस में जो एवरेज बच्चा है वो बड़ा अच्छा स्कोर कर रहा होता है। पता है क्यों? क्योंकि वो प्रेजुडिसेस छोड़ के आता है सारे अपने।
ठीक है, वो जीरो बन के आता है इस जर्नी में, क्योंकि उसके पास तो कोई फ्लेक्स करने के लिए चीज ही नहीं, ना वो गोल्ड मेडलिस्ट है, ना वो किसी जगह से बहुत अच्छी जगह से पढ़ा है, वो जीरो होके आता है। फिर क्या करता है वो, सीएसएस के लिहाज से सीखता है चीजें। आपको कहेगी लिंग्विस्टिक्स, आपकी कहेगी इंग्लिश कहेगी कि बेटा थीसिस स्टेटमेंट आउटलाइन ना भी लिखो, ऐसे लिखो तो अच्छा लिखा होगा, हम पास कर देंगे। सीएसएस कहता है नो, हेल नो, अगर आपने आउटलाइन नहीं अच्छी लिखी, आप घिसते रह जाओगे, आप पास नहीं हो सकते। लिख, अब आउटलाइन लिखनी लाजमी है। फिर हमें पता चला ओवर द ईयर ऑफ एक्सपीरियंसेस आउटलाइन लिखनी लाजमी है। ठीक है, फिर ऐसी सीएसएस कहता है कि आप लोगों के पास अच्छी वोकैबुलरी होनी चाहिए, जिसको मैं एक्सप्रेशन कहता हूँ। पिछले दिनों वन ऑफ माई वीडियोज ब्लू अप, और वो काफी वायरल हुई यूट्यूब पे भी, तो एक्सप्रेशन के हवाले से थी वो। ठीक है, उसमें मैं ये मिथ ब्रेक कर रहा था, ये जो आप लोगों को चूरन बेचा जाता है, सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश, सिंपल इंग्लिश इज अ फॉल्स पैराडाइज। क्यों सिंपल इंग्लिश? आपसे वो, ये देखो, ये 26 का पेपर है, मैं जो भी बातें यहाँ कर रहा हूँ अपने से नहीं कर रहा, ये 2026 का पेपर है। ये क्या लिखा हुआ है एग्जामिनर ने? ये एग्जामिनर ने क्या लिखा है यहाँ पर? स्टांस, वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, क्लियर आइडिया, सपोर्टेड बाय रेलेवेंट, योर आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, ये क्यों लिखा है? टेक्निकल ट्रीटमेंट क्यों लिखा है? मुझे आगे बता दो, एक्सप्रेशन का मतलब सिंपल इंग्लिश होता है? नहीं, have these mentors, these academies that are exploiting students, वो दिमाग खराब हो गया उनका। एक्सप्रेशन का मतलब आपको, हर बंदा, बेटा वो ऐसी इंग्लिश होनी चाहिए जो मैट्रिक का बच्चा भी पढ़े तो उसको आ जाए। सर आपके दौर में था ऐसा, अब नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड। ठीक है, चेंज इज इनएविटेबल। अगर मैं आज पढ़ा रहा हूँ, अगले 10 दिन तक, 10 सालों तक ये इंस्ट्रक्शंस दोबारा चेंज हो जाती हैं, तो अगर मैं चेंज नहीं करूंगा, मैं भी आर्काइक हूँ, मैं भी उन्हीं सर्स की तरह हूं जो आपको वही पढ़ा रहे हैं जो पिछले 20 साल में पढ़ा रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये चेंज हुआ है, ये देखो, अभी वैसे इस पे ही आना है हमने, लेकिन यहां तक यू गेट द जिस्ट कि भाई जो इंग्लिश ऐसे है, दैट इज द फिल्टर जोन ऑफ सीएसएस। ठीक है, और उसके एक खास रूल्स हैं, खास स्ट्रक्चर है जो आपने फॉलो करना है वाइल राइटिंग इट, उसकी खास गाइडलाइंस हैं। ठीक है, वो फॉलो करना है। इसीलिए मैं जब भी पढ़ाता हूँ, सबसे पहला महीना मेरा बड़ा रिगरस होता है मेरे लिए भी, क्योंकि आई चेक ऑल ऑफ योर एसेज एंड असाइनमेंट्स बाय माई सेल्फ। अब वो रिगरस कैसे होता है? जब आप, फॉर एग्जांपल, हमने पढ़ी थीसिस स्टेटमेंट लिखना, अब मैंने आप लोगों से कहा कि हर बंदा मुझे 3 टॉपिक्स दे रहा हूं, उन पे थीसिस स्टेटमेंट्स लिख के दिखाएगा। अब जब वो बंदा थीसिस स्टेटमेंट लिख के दिखाएगा, मैं उसकी चेक करूंगा, 1000 गलतियां होंगी। ठीक है, ओवर अ पीरियड, नेक्स्ट असाइनमेंट फिर 1000, फिर 100, फिर 10, फिर 1, करते करते उसका स्ट्रक्चर 1 मंथ में मैं सीधा करवाता हूं। अब वो जो मंथ है ना, वो आपका फाउंडेशनल मंथ होता है। ठीक है, जिसके अंदर आपको जीरो से बताना पड़ता है कि ऐसे होता क्या है, टाइप्स ऑफ ऐसे क्या होती हैं, डिस्कोर्सेज भी जिनको कुछ लोग बोलते हैं, टाइप्स ऑफ एसेस के अंदर हम खुद प्रैक्टिस करते हैं, यूपीएससी कैसे उठाएंगे उनको देखेंगे, एक तरफ नहीं रहना। मैं तो, बेवकूफ है वो लोग जो खाली सीएसएस के एसेस करके जाते हैं। क्यों? क्योंकि सीएसएस के एसेस आर रिलेटिवली मच इजियर देन यूपीएससी। यूपीएससी का ऐसे उठाओ आप 2026 का पेपर, आपको लग पता चल लिटरेरी एसेस कहते किसको हैं। ठीक है, तो सीएसएस में तो थोड़े से लिटरेरी देते हैं, लोगों की सांसें सूख जाती हैं कि ये पता नहीं पेपर कितना मुश्किल आ गया था। ठीक है, बल्कि होता कुछ नहीं। मैंने भी लिटरेरी एसेस की प्रैक्टिस सारी यूपीएससी से ही की हुई है, यूपीएससी के मैं टॉपिक्स निकाल के लिखता था एंड आई यूज्ड टू गेट देम इवैल्यूएटेड। अब टाइप्स ऑफ एसेस क्या होते हैं, टॉपिक डिकंस्ट्रक्शन कैसे करनी होती है, रेलेवेंसी कैसे मैटर करती है, ये सारी चीजें लिख के हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल माइन्यूट डिटेल। पहली लाइन कैसे लिखते हैं थीसिस स्टेटमेंट की, उस लाइन के अंदर क्या क्या होना चाहिए, थीसिस स्टेटमेंट किस चीज को कहते हैं, कितने सेंटेंसेस पे कंसिस्ट करनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट। और साथ साथ यही नहीं कि सिर्फ मैं अपना पढ़ाऊंगा, मैं ये भी बताऊंगा कि सीएसएस के अंदर कितने लोग किस किस थ्योरी के साथ पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं लिखनी चाहिए, वो भी है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि थीसिस के बगैर आप शुरू करो, उसकी जगह आप इंट्रो के अंदर 3-4 पॉइंट्स दे दो, वो भी है। फिर हम आउटलाइन लिखने से, जिसको खाका कहते हैं ना आपके ऐसे का, आउटलाइन लिखनी शुरू करेंगे। एंड वी विल प्रिपेयर आउटलाइन इन अ वेरी यूनिक वे, जिसके अंदर द लिटिल ब्राउन बुक, द मैट्रिक सेटर ऑफ एफपीएससी, लिटिल ब्राउन बुक से वो जो मैट्रिक्स लेते हैं ना स्कोरिंग ट्रेंड का, उधर से वो उठाते हैं। हम लिटिल ब्राउन बुक से सीखेंगे कि व्हाट शुड बी आवर आउटलाइन, लेबलिंग कैसे करनी चाहिए आउटलाइन में, व्हाट शुड बी आवर आर्गुमेंटेशन, उसको टेक्निक्स कैसे करनी है, आर्गुमेंटेशन अच्छी कैसे हम करेंगे अपनी। तो वन बाय वन अब ये सारे जो चीजें बाकी भी करवा सकते हैं। मसला पता क्या है, हर चीज के साथ जुड़ी है असाइनमेंट्स, जो नहीं करोगे मैं 10 बार लिखवाऊंगा।
नहीं करोगे तो आगे ही नहीं जाना। क्यों सेकंड मंथ में जाना है जब तक आपके स्ट्रक्चर नहीं सही हुआ। कर के जब मुझे सेटिस्फेक्शन होगी ना यार दिस पर्सन इज गुड टू गो टू द नेक्स्ट लेवल, तो आगे भेजना है। तो यानी कि पहला तो हमारे पास स्टेज है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर सेट हो गया हमारा, तो समझ लो वो चीज तैयार हो गई है, वो मोल्ड तैयार हो गया। मेटलर्जी किसी ने पढ़ी हो अपने जमाने में, तो मेटलर्जी में क्या होता है, पहले मोल्ड तैयार करते हैं जिसके अंदर वो मेटल भरना होता है जिसको उसकी शेप देनी होती है। तो ये स्ट्रक्चर आपने ऐसे समझना है, ये एक मोल्ड है, ठीक है, जिसको प्रिपेयर कर रहे हैं हम। और वो जो मोल्ड है दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू सब्सटेंटिव मटेरियल बाय द एंड ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हम करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे अपना मेन गोल, थीम्स ऑफ सीएसएस, ठीक है। थीम्स ऑफ सीएसएस, यहां पर शायद अहमद बैठा है। अहमद, पेपर आया था कि नहीं आया था थीम से, जो हमने पिछली बार की थी। वैसे वो उसको लक फैक्टर भी कह सकते हैं, लेकिन थीम्स ऑफ सीएसएस का मतलब ये है कि 15 से 20 ऑल टॉपिक्स, यस अहमद भी सारे, मैं आपको 15 थीम्स प्लस उनकी सारी डायमेंशंस पढ़ाऊंगा। डायमेंशंस का मतलब पता है आपको क्या होता है, आपको लोग बता देते हैं चीजें, यू नेवर आस्क टू क्वेश्चन देम। वो गट्स नहीं आप ला पाते कि यार क्वेश्चन करो उनको, वो फेक तो नहीं बोल रहा। मुझे मेरे साथ आप वो सोक्रेटिक क्वेश्चनिंग मेथड होता है ना, सोक्रेटिस कहता था कि भाई आपने किसी चीज को तब तक क्वेश्चन करना जब तक आप इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट्स तक ना पहुंच जाओ, ठीक है। जाके वो लोगों को एथेंस के चौराहे पे खड़ा कर लेता था, पूछता था कि यार तुम्हें पता है दुनिया कैसे चलती है। वो कहता हाँ दुनिया रोटेट होती है। अच्छा क्यों रोटेट होती है, रोटेट होती है क्योंकि उसके कोरिलियस फोर्सेस। अच्छा कोरिलियस फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे आती हैं। वो तब तक क्वेश्चन करता था जब इररिफ्यूटेबल स्टेटमेंट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। तो आप लोग ये वाला आजमा लोगे ना तो यकीन मानो जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। अब आपसे कहा जाता है आपने थीम्स प्रिपेयर करनी है विद ऑल डायमेंशंस। अब कोई पूछे डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होती है। आपने कहा एक थीम है इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, ये एक थीम है। अब इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान मतलब एज एन इकोनॉमिस्ट अगर मैं इसको पढ़ूंगा, और मेरा आइडियल तरीका यही होता है कि हम जो भी टॉपिक लेते हैं उसको एज एन उसकी अथॉरिटी बन के डिड्यूस करते हैं। अपोलॉजीज, वो कैसे डिड्यूस करते हैं, यहाँ पर एक चीज लिखी है सीएसएस एग्जामिनर ने, ठीक है। उसने कहा जनाब ये जो है ना आपने डायसेक्ट करना है ना, तो आपने टेक्निकल ट्रीटमेंट देना है, एक्सप्रेशन ये जो मैंने पहले बताया, लेकिन आर्टिकुलेट योर स्टांस विद वैलिड आर्गुमेंट्स, ठीक है। ये सारी चीजें वो ये कहना चाह रहा है कि जनाब आप जब किसी भी टॉपिक को पिक कर लेते हो और उस पर बात शुरू करते हो ना करनी, ऐसे के अंदर लिखना शुरू करते हो, ऐसे लगना चाहिए। अगर कोई क्लाइमेट पे टॉपिक लिख रहा है ना, तो ऐसे लगना चाहिए कि एक इन्वायरमेंटलिस्ट लिख रहा है, ठीक है। वर्ड वो होंगे उनका, सोचने का तज्जिया वो होगा, ऐसे करके इन्वायरमेंटलिस्ट लिखता है। इकोनॉमी पे लिखना है ना, तो ऐसे लिखना आपने इकोनॉमिस्ट लिख रहा है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे टॉपिक आ गया, कोई आपसे पूछ लिया ईरान, जैसे मैंने अभी पढ़ाना है आपको थीम्स में कि ईरान वॉर और यूएस का क्या था, पाकिस्तान एज अ सोल मीडिएटर, ये सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाने हैं। लेकिन फिर आपने पढ़ना ऐसे है जैसे एक इंटरनेशनल स्कॉलर उस टॉपिक को डिड्यूस करता है, पढ़ता है, ठीक है, उनकी थ्योरी थ्योरेटिकल सेंस के साथ। ये वो चाहता है आपसे। अब ये कैसे आता है, जब आपने पढ़ा वैसे हो। अब बात आ गई डायमेंशन पे। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान है, इसका डायमेंशन पता क्या होता है। पहले तो ये बताओ कंटेम्परेरी डायमेंशन में इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान क्राइसिस के अंदर है या फिर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान बहुत डेवलप्ड है, बताओ आप लोग। इट इज इन अ स्टेट ऑफ परपेचुअल क्राइसिस फॉर द लास्ट मेनी ईयर। अब आप लोगों ने ये डिड्यूस कर लिया, ठीक है। ये एक डायमेंशन बनी क्राइसिस वाली। अब क्राइसिस के अंदर आप अगली डायमेंशन क्या देखोगे, कॉजेस। ये क्राइसिस कॉज कैसे हुआ, तो इससे पहले आप एक हिस्टोरिकल एसेंस देखोगे। क्या जो पाकिस्तानी इकोनॉमी है इट वाज ऑलवेज इन क्राइसिस। लेकिन वो मैं हमेशा ये पढ़ाते हैं, सबसे पहले एग्जांपल देता हूँ इशरत हुसैन साहब की, जो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान थे। वो कहते हैं ऐसा नहीं था। वो अपनी बुक गवर्निंग द अनगवर्नेबल के अंदर लिखते हैं कि भाई द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ऑलवेज बैगिंग आईएमएफ। नहीं नहीं नहीं, यही तो बात है, यही तो हमने पर्सपेक्टिव तोड़ने। आपने कैसे कह दिया बैगिंग टू आईएमएफ, जब आप गवर्निंग ऑफ गवर्निंग द अनगवर्नेबल के अंदर इशरत हुसैन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑनर,
ठीक है। स्टेट बैंक ओनर कह रहा हूँ, गवर्नर, वो कहता है पाकिस्तान की इकोनॉमी 1980s में सबसे इमर्जिंग में थी। ठीक है, ठीक है, इमर्जिंग। आफरीन, आप नमाज वगैरह पढ़ो, तो हम इसको एक बार ही रैप अप करके नमाज पढ़ेंगे, और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी इस लेक्चर की, डोंट वरी। इमर्जिंग ऑफ पाकिस्तान, इमर्जिंग इकोनॉमीज में से एक था 1980s के अंदर। ठीक है, 1980s के अंदर, यानी कि आप किन के साथ थे? चाइना के साथ थे। ठीक है, आप किन के साथ थे? कैनेडियन इकोनॉमी के बिल्कुल इन ल्यू चल रहे थे। आप किन के साथ थे? ब्राजील थे। तो ये टॉप फोर इमर्जिंग इकोनॉमीज में पाकिस्तान भी था। तो यानी कि मतलब अब आपको पहली बार पता चल रहा होगा कि यार पाकिस्तान तो परपेचुअली इस क्राइसिस में नहीं था इकोनॉमी की, हम बड़ी स्टेबलाइज्ड इकोनॉमी होते थे। इंडियन इंडियन रुपी 3 गुना होता, हमारा रुपी 3 गुना होता था, जो अब उल्टा हो गया है। ठीक है, ये होती है डायमेंशनल एनालिसिस। इसको भी अभी तो मैं इतना बोल रहा हूँ, फिर आपने इसमें आईएमएफ का रोल पढ़ना। जैसे अभी एज सेड बाय कैंडिडेट के आईएमएफ, वी वर बेगिंग टू आईएमएफ ऑलवेज ऑलवेज, नहीं, ऐसा नहीं था। पहला स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान 1980 में लिया, उससे पहले 1956 में एक बार रिकग्नाइज किया था, स्टैंड ऑफ एग्रीमेंट किया था, वो भी हमने यूटिलाइज नहीं किया था। तो ये बात है। और आईएमएफ आपको स्टेप्स देता है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्लान, जो कि रिफॉर्म्स होती हैं, आपने अपनी इकोनॉमी में अप्लाई करनी होती है इन ऑर्डर टू गेट योर इकोनॉमी आउट ऑफ दैट अबिस्मल होल। लेकिन आपने वो कभी की नहीं पूरी, ड्यू टू पॉलिटिकल इंसेंटिव। इसका मतलब है, इज आईएमएफ डेट ट्रैप और नॉट, ये भी एक डायमेंशन इकोनॉमिक क्राइसिस की है। ठीक है, अब समझ आया डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करते हैं, कि उसकी हर चीज को ब्रेक डाउन करके। तो जब अगर हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं थीम के अंदर, उसको इतनी अच्छी तरह कवर करना है कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान आपको ख्वाब में भी आ जाए, आप ख्वाब में भी लिख लो। ठीक है, तो इकोनॉमी, और पिछले साल ये सारे बच्चे जितने बैठे हैं, इन्होंने इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इतने अच्छे से तैयार किया थे, इनको इतना फायदा। अब देखो, पाकिस्तान अफेयर्स में भी सवाल आ गया कि बताओ इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के चैलेंजेस, रेमेडीज कैसे होते हैं। सिमिलरली सवाल आया हुआ था उसके अंदर, आईआर के अंदर, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी का आ गया, ये सारी आ गया। सर, बुक्स एंड डाटा आप प्रोवाइड करेंगे? बिल्कुल, सारे नोट्स मेरे होंगे, और वो नोट्स मैं बनाता ही, जिस तरह एक्सप्लेन किया ना, मैंने बनाई ही वो नोट्स ऐसे हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को मद्देनजर, उसके अंदर वाफर इमदाद में स्टैट्स मौजूद हैं, बुक्स के रेफरेंसेस मौजूद हैं, हिस्टोरियंस के रिमार्क्स मौजूद हैं, कोटेशंस मौजूद हैं। तो उसके अलावा आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो वो जो कहते हैं ना कि नहीं आपको इन डेप्थ रिसर्च करनी है, वो बुक पढ़ो, वो बुक पढ़ो। अब ये जो गवर्निंग द अनगवर्नेबल है, अब ये आपके ऐड होगी, पाकिस्तान इकोनॉमी ऑफ एन एलिटी स्टेट, ये भी इशरत हुसैन की, उसका भी रेफरेंस दिया है। तो वो टेंशन लेने की बात नहीं है। अब ये काम होगा हमारा सेकंड मंथ का। सेकंड मंथ में इन पे ना सिर्फ आप ये वेरी एक्सटेंसिव लेक्चर्स होंगे, प्लस इसके साथ आपने इनके ऊपर मुझे एसेज लिख के दिखाने हैं। ठीक है, काम करना है पक्का, ताकि एसेज इन पे लिखोगे वहीं पर सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, ये काम हमने करना है। तो लास्ट के अंदर, अब ये ऐसे की बात होगी, अब मैं आप लोगों से एक वो चीज शेयर करता हूं जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल इन अकेडमीज आर नॉट डूइंग। देखो, ये पेपर है, जो लोग समझते हैं ना कि उसी चीज से पढ़ना वो वाजिब होता है हमारे पे, वो वही चीज है। वो जैसे कि मैं अभी बता रहा था, जब हम सुबह के वक्त पढ़ रहे थे पाकिस्तान अफेयर्स का जो प्री पार्ट का टॉपिक है, कि हमेशा ना हमने देवबंद मूवमेंट पढ़ रहे थे, तो मैंने हमेशा यही बताया, हमने चेंज को रेजिस्ट किया है। ठीक है, और रेजिस्ट करने की वजह से हम बैकवर्ड हो गए हैं बहुत ज्यादा। चेंज आया ना, या तो आप फिर इतने पक्के रहो, आपने बताना है दुनिया को कि भाई विदाउट चेंजिंग द सर्कमस्टांसेस हम आपसे डेवलप हैं, या एटलीस्ट एट पार है आपसे, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, जैसे टीवी का मैं एग्जांपल दे रहा था कि टीवी एक शैतानी पर्दा है, ये आपको किसने बताया था? वही उलमा इकराम ने, जिन जो अब उधर क्यू टीवी, वो जो मदनी चैनल, ये सब चला रहे हैं। ठीक है, तो तब आपने चेंज रेसिस्ट किया, दुनिया आगे चली गई, तरक्की कर ली, फिर आपको समझ आ रहा है नहीं नहीं कर ही लेना चाहिए था। एआई भी इज अ सिमिलर थिंग। अब आप वो कहोगे कि उसके पीछे शैतानी साजिश है, जूस है, सारा कुछ है, तो आप उसको रेजिस्ट करते रहोगे, लेकिन फिर आपने एप्स और बॉट्स भी निकाल लेने हैं। ठीक है, जो आपको ऐसे ऐसे एप्स निकल आएंगे या बॉट्स निकल आएंगे, जो आपको घर बैठ के कुरान ट्विटर किया करेंगे, कुरान हाफिज बनाया करेंगे, तब आप यूज करना सीख लोगे। तो चेंज इज इनएविटेबल। अब बात यह है कि आप चेंज के साथ चेंज होते हो इन अ गुड वे, और आप नहीं होते। ये देखो, ये 2025 का पेपर, जो पहले लोग पढ़ाते थे, अच्छा, समहाउ मुझे इसकी सेंस तब भी नहीं लगी थी
चाहे सीएसएस ने, ये जो पहला हेडर होता है ना ये वाला, ये वो चीज है। लोग कहते हैं जी सीएसएस ऐसे इसलिए फेल होता है क्योंकि हमें पता ही नहीं एफपीएससी हमसे एक्सपेक्ट क्या करता है। बुलशिट, ऐसा नहीं होता। एफपीएससी पहले हेडर के अंदर आपको बताता है मैं मार्क्स कैसे दूंगा आपको, ठीक है। वो कहते हैं सबसे पहले लेंथ, लेंथ कहते हैं कि आपने 25 to 3000 वर्ड्स के दरमियान मुझे लिख के देना है ऐसे, ये लेंथ डिफाइन कर दी। तो यानी कि लेंथ के जो नंबर हैं आपको इस इस मैट्रिक के अकॉर्डिंग मिलेंगे, पहली चीज। फिर वो कहते हैं कि अब आपने एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन करनी है। ये थे वेग सर्कमस्टांसेस, और एफपीएससी पे बहुत क्रिटिकली लोग बोलते भी थे अब ये क्या मतलब एक्सपोजिशन, आर्ग्यूमेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, नरेशन, ये सारी एक साथ कैसे कर सकते हैं। क्रेडिट विल बी गिवन, मार्क्स दिए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन, रेलेवेंस और क्लैरिटी पे। ये ना, ये इनको कहते हैं अम्ब्रेला टर्म्स, ठीक है। अम्ब्रेला टर्म से मुराद एक चीज बोली है ना आपने रेलेवेंस, उसमें सारी चीजें उन्होंने ऐड कर दिया। अब कोई कैसे कि मैं कैसे तैयारी करूं। लेकिन यहाँ पर मैं जब अपने एसेस भी लिखे थे इसी दौर में लिखे थे जब ये इंस्ट्रक्शंस थी, एंड अल्लाह का शुक्र अच्छे स्कोर किए, कभी फेल नहीं हुआ। जितने आज के बड़े मेंटोर्स हैं वो पहली पहली बार ऐसे में फ्लंक हुए थे और उन्होंने पास भी किया तो 40 में किया। और मैं समझता हूँ 40 लेना ऐसे में महारत शो नहीं करवाना होता। इसका मतलब है आप बेयरली खुद जा रहे हो, फिर पता है वो लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे ऐसे में तो लेने ही 40 होते हैं। बकवास, ठीक है। मेरे अगर फॉर एग्जांपल मेरे पाकिस्तान अफेयर्स में 66 हैं लास्ट ईयर, मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा पाकिस्तान अफेयर्स में सिर्फ 66 लेने होते हैं। मैं क्यों क्या कहूंगा, 70 प्लस लो, मेरे से आगे जाओ, ठीक है। अगर मेरे जेंडर स्टडीज के अंदर 75 है, मैं ये कहूंगा 70 आते हैं, ठीक है। 70 नहीं आते, जेंडर स्टडीज में 80 प्लस आते हैं, तो आप 80 प्लस लो ना। तो ये बात है कि सीएसएस एससी के अंदर भी जो 40 वाले काम है वो इसलिए लोग कहते हैं क्योंकि उनके खुद 40 आते हैं, वो जस्टिफाई 40 को ही कर सकते हैं। जिन बंदों ने रेगुलरली स्कोर किया ना 50 अबव, 45 अबव, उनको पता है 40 लाना तो बच्चों का काम है, क्योंकि वो बहुत सीधी सीधी काम करोगे 40 आ जाएंगे, और वो वही फिर पढ़ाते हैं आगे। खैर, ये आप लोगों ने मेन फोकस रखना है, ये 2025 का पेपर है और इससे पहले भी पेपर में ये इंस्ट्रक्शन है। अब एफपीएससी ने जितना उन पे इल्जामात लग रहे थे ना, एफपीएससी ने कहा तुम लोगों को तो हम बताते हैं। अब तुम्हें इतनी क्लियर इंस्ट्रक्शंस देंगे ना कि अगर तुम फेल होए ना तो आईने में खड़े होकर खुद के मुंह पे ही मारना, हमें ना कहना। उन्होंने फिर ये पेपर बनाया। पेपर टॉपिक्स तकरीबन मेरे गेस्ट वाले थे सारे, ये यूथ बल्ज भी किया हुआ है, इमर्जिंग पॉलिटिक्स किया, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम किया है, ये नथिंग लाइक प्रिपरेशन फॉर पीस थुसाइडिट्स का कोट है, ठीक है। ये भी नेशनल इंटरेस्ट से आया है, रिवाइटलाइज, ये सारे किए हुए हैं। टॉपिक्स का मसला नहीं था। एफपीएससी ने अपने ऊपर से क्रिटिसिज्म हटाने के लिए उन्होंने कहा ये लो, अब मैं इतना स्पेसिफिक तुम्हें चीजें बता रहा हूँ कि अब तुम्हें पता है व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग ऑफ यू। उन्होंने कहा कि जी भाई, वही पहली चीज, नंबर किस पे मिलेंगे, लेंथ पूरी होगी नंबर देंगे। दूसरा, यू आर एक्सपेक्टेड टू कॉम्प्रीहेंड द सब्जेक्ट इशू। कॉम्प्रीहेंड का मतलब पता क्या है, कॉम्प्रीहेंड का लघवी मायने अगर मैं इंग्लिश में निकालूं, अंडरस्टैंडिंग है। वो कहते हैं सबसे पहले तो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट इशू जो आप पिक कर रहे हो क्या है। अगर मैं यूथ बल्ज यहां से कर रहा हूँ ना, मुझे पता होना चाहिए यूथ बल्ज क्या है। यूथ बल्ज नेगेटिव फिनोमिना है, पॉजिटिव फिनोमिना है, पार्शियल है, यूथ बल्ज से हमारे कॉम को क्या हो रहा है, या इंटरनेशनल सर्कमस्टेंस, मुझे जनरल आइडिया होना चाहिए। पहली चीज वो कहते हैं करेक्टली, यानी सही तरह से आर्टिकुलेट योर स्टांस। अब ये सबसे बड़ी चीज है, ठीक है। और ये मैं तो देख के इतना खुश हुआ था ना उन लोगों के लिए जिनको मैंने सिखाया था, क्योंकि यहाँ पर उनका मेथड काम कर गया। अब आपसे दूसरी बड़ी चीज, 99% बड़ी एकेडमीज, नाम नहीं लूंगा अब मैं क्योंकि ये पब्लिक है स्फेयर, तो बाकी क्लासेस में तो खुले आम फायरिंग हो रही होती है, तो नाम अभी नहीं लूंगा। लेकिन देर आर एकेडमीज और मेंटोर्स जो आपको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी, बल्कि अभी मेरी एक वीडियो है इंस्टा पे, आपने नीचे जाके देखना है, उसके अंदर ना अक्लमंद, ठीक है, शऊरमंद लोग हैं। मैं उसमें बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि अब 2026 के बाद से एफपीएससी खुद कह रहा है कि मुझे आपका स्टांस क्लियर चाहिए, आई वांट टू सी डिसाइसिव ब्यूरोक्रेट्स। मेरे पास जो बच्चे, क्योंकि एफपीएससी को पता है एसए पेपर जो है वो स्कोरिंग, एसए पेपर इस तरह होता है कि जैसे एसए का एग्जामिनर खुद ऑफिसर सिलेक्ट कर रहा है, उसको पता है बाकी में तो ये पास हो जाएगा, मेन तो मैंने इसको निकालना है। तो वो जो डिसाइसिवनेस है ना वो चेक कर रहा होता है एसए का एग्जामिनर। ये जान के उन्होंने ये क्यों दिया है,
डेमोग्राफिक डिविडेंड और डेमोग्राफिक बॉम्ब पहला टॉपिक क्यों दिया यार? इतनी बड़ी बॉडी है, वो जब पेपर बनाती है रैंडम पेपर बना रही होती है? नहीं, वो जान जान के ये सबसे पहला एक आर्ग्यूमेंटेटिव सवालिया निशान इसलिए दिए ताकि ये देख सकते हैं ये कि बच्चे ने ऊपर पढ़ के किया है कि नहीं किया। मैं पढ़ाता ही हूँ, मैं कहता हूँ थीसिस स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले आपने स्टांस क्लैरिटी लेके आनी है, ठीक है? जब ये नहीं थी इंस्ट्रक्शन तब से मैं ये पढ़ा रहा हूँ। तो स्टांस क्लैरिटी क्या है? स्टांस पहली लाइन होनी चाहिए, फिर आपने उसके ऊपर ये सिखाऊंगा मैं कैसे होता है। खैर ये थीसिस स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट लिखनी नहीं थी, और नहीं लिखते थे, पास होते थे। मेरा अपना दोस्त कई पास हुए हैं विदाउट थीसिस स्टेटमेंट, मैंने लिख के पास हूं तब होता था। अब अगर आप थीसिस स्टेटमेंट के बगैर एग्जाम में बैठते हो तो वही वाली बात है कि अगर कर्म हो गया तो 40 आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? यही मैंने कहा कि 2026 के बाद इट इज वाइटली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू राइट थीसिस स्टेटमेंट। लेकिन नीचे आके कुछ लोगों ने कमेंट किया, सर हमने सर तो नहीं बोला, देवर डिसरिस्पेक्टफुल, कि हमने 4 बार ऐसे क्लियर किया, मैंने तो नहीं थीसिस स्टेटमेंट लिखी, क्यों गलत आप बता रहे हो बच्चों को ये वो। यार कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि गू खाया हुआ है कई लोगों ने तो दिमाग के अंदर। मैं कह रहा हूँ 2026 के बाद से ना आपने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखनी। वो मुझे बता रहा है कि मैं 4 बार पास हो, तो तुम 4 बार 2026 में पास हो रहे हो, ठीक है? तुम 4 बार पहले पास हो रहे हो ना, ठीक है? तो तुमने 4 बार पहले एग्जाम निकाला है और तुमने थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखी, बजा बिल्कुल सही। नीचे आके एक बंदा कह रहा है कि मैंने भी ऐसे पास किया है विदाउट थीसिस स्टेटमेंट, ये रॉन्ग नंबर है। मैंने उससे पूछा कि आपने 2026 का ऐसे पास किया है? कहता है यस। मतलब देखो उस बंदे को ये भी हया नहीं आ रही कि 2026 का तो रिजल्ट ही नहीं आया। मतलब मैं झूठ भी वो बोलूं कि जो थोड़ा समझ भी आए, और बोल भी किससे रहा हूं, जो दिन रात सुबह शाम सीएसएस के मंदिर में बैठा रहता है, ठीक है? तो वो कहता जी यस मैंने 2026 में पास किया और थीसिस स्टेटमेंट के बगैर, ठीक है? मैंने मान लिया। आप क्यों बहस कर रहे हो? देर इज नो अमाउंट ऑफ एविडेंस दैट कैन एवर परसुएड एन इडियट, ठीक है? सर जो पास हुए उन्हें डीएमसी दिखाओ कसमें भाग उनकी बात नहीं करनी, हमने बात करनी है आप लोगों की, ठीक है? हाँ वही वही बात, अब वो छोड़ दिया ना हमने पीछे, अब यहाँ पर आ जाओ। अब मैं भी आप लोगों को यही कहता, पिछले इनको पढ़ाया हुआ है मैंने इन लोगों को, मैंने इनसे ये कहा कि देर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स इन सीएसएस। एक थीसिस स्टेटमेंट से बचते हैं, और लेकिन उनकी वजह भी देखो बचने की। अब यहाँ तो आप थीसिस स्टेटमेंट से बच रहे हो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी प्रैग्मेटिक रीजन देख के। आप मुझे कहो कि हम इसलिए नहीं लिखते कि वो हमारा रेलेवेंस खराब करते, कोहेरेंस खराब करता है, कंटिजेंसी में हमारी जो है वो हिंड्रेंस करती है थीसिस स्टेटमेंट। मैं मानूं क्योंकि एक बंदे ने प्रैग्मेटिक सी रीजन बताई है। वो पता क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट आपने इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि आपकी गलती हो जाएगी पहले, ठीक है? शुरू में ही आपकी गलती होगी, एग्जामिनर आगे नहीं पढ़ेगा। ओ यार अच्छा तुम ये 8 माह ये कर रहे थे गलती करने के लिए, यानी कि 8 माह की प्रिपरेशन आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपने गलती करनी है थीसिस स्टेटमेंट में। 8 मंथ्स जब आप रिलीजियसली सीएसएस एसएस लिखते हो ना, तो ट्रस्ट मी आपको ये भी पता चल जाता है कहाँ आपने डॉट गलत डाला है और कॉमा गलत। मैंने जिनसे पढ़ा है ना, या जिनसे इवेल्युएशन करवाए, पढ़ा तो नहीं, ये सारा खुद ही थोड़ा सा किया है अपना, लेकिन जिनसे वो कहती थी कि भाई अगर तुमने डॉट भी गलत लगाया ना तो आई विल गिव यू 39 मार्क्स। जिस दिन तुम्हारा ऊपर से नीचे परफेक्ट होगा ना ऐसे, देन आई विल गिव यू 40 मार्क्स। उससे नहीं, उससे फायदा पता क्या हुआ? मेरे नंबर आए 52, 48, 49, मैंने 40 नहीं लिया जिंदगी भर, ठीक है? वो क्योंकि आई वॉज ट्रेन टू बी परफेक्ट। फिर मैं उससे इम्परफेक्ट थोड़ा सा भी था ना, तो मुझे स्कोर जो था वो ज्यादा मिल रहा था। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं एक बच्चा, पिछले साल कितने बच्चों ने मॉक्स दिए वर्ल्ड टाइम्स जाके एंड में, ये वो मेरी स्टूडेंट्स विच आई टॉट देम मॉक्स, उन्होंने कैसे, मैंने उनको ऐसे तैयार करवा दिया। फिर वो कह रहे थे सर जनवरी में ना वर्ल्ड टाइम्स में मॉक्स हो रहे हैं इधर। मैं कहा हाँ हाँ गो एट दो। अब बच्चा है उसको मैंने 38, जिसको मैं 38 39 देता हूँ, वो समझो इनका मैं फॉर्मूला फॉलो करता हूँ, यानी कि वो मेरी एफपीएससी की नजर में वो +6 7 नंबर्स होगा वो बच्चा, ठीक है? तो मैं उसके जान के ये देता हूँ कि उसकी कोई ना कोई गलती निकल आती है डॉट की, मतलब कैपिटल स्मॉल बड़ी माइन्यूट सी। उस बच्चे ने पेपर दिए मॉक्स जाके वर्ल्ड टाइम्स के, उसके 53 आया ऐसे में।
ठीक है, उसने किसी और मेंटोर को भेजा, उसने उसको 56 दे दिया, ऐसे करके। तो मुझे पता होता है मैं क्यों दूं। लेकिन ये वाली खुशी ज्यादा है कि 38 39 मेरे से ले लिया ना, तो यू विल हैव अ माइंडसेट कि एफपीएससी मुझे जो है ना वो ओवरस्टेट करेगा। मैं इसलिए आप लोगों को अंडरस्टेट करता रहता हूँ। और ऐसे नहीं कि मैंने नहीं दिए, मैंने पिछले साल 1500 एसएस चेक किए थे, 1500 से ज्यादा ही। मैंने दो बच्चों को 40 दिए थे। 1500 प्लस एसेस चेक करने के बाद आई गेव टू पीपल 40 मार्क्स। तो सोचो उनका ऐसे ऊपर से नीचे से कितना परफेक्ट होगा। और जिनको मैंने 40 देने होते हैं वो मैं दो बार ऐसे पढ़ता हूँ, ताकि अल्लाह करे गलती निकल ही आए कहीं से। तो जब नहीं निकलते फिर मैं हार मान लेता हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम जो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर, in nutshell thesis statement mandatory to go ahead, yes in a nutshell yeah, you can say from now onwards, ठीक है। फिर आपसे आप ये किसी से बात करोगे वो कहेगा ऐसा तो नहीं, मैंने तो पास किया हुआ थीसिस के बयान, वो कर यार अच्छा जा यार रावी में छलांग मार। आप जो मोंग में हमें तेना देते हैं उन, हाँ ऐसे ही है। अच्छा, तो उसके अंदर ना अब देखो आगे, वो अब उसने एफपीएससी ने इतना आप लोगों के लिए आसान कर दिया। पहले सब्जेक्ट इशू आना चाहिए, आर्टिकुलेट योर स्टांस। आप समझ आ गया स्टांस कहाँ से वो देखेगा, जज करेगा। यार मैं एग्जामिनर अगर मैं चेक कर रहा होता हूँ, मैंने ऐसा कोई टॉपिक दिया ना, तो सबसे पहले मैं पढ़ते ही लड़के की या लड़की की थीसिस स्टेटमेंट हूँ। अगर तो इसने थीसिस स्टेटमेंट सही दिया, उधर क्या हुआ है, यस यूथ बल्ज इज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड एड इज एज इट ब्लॉस्टर्स आवर इकोनॉमी इन डिफरेंट realm ऑफ टाइम वगैरह, ऐसे करके कुछ दिया है, तो मुझे एटलीस्ट पता होगा कि गुड आई कैन गिव दिस पर्सन दिस ऐसे अ रीड, क्योंकि इसने पहली चीज तो सही किया, स्टांस। अगला वैलिड आर्ग्यूमेंट्स, ये आउटलाइन, ठीक है। आउटलाइन के अंदर अगर आपने ये जो भी स्टांस लिया है कि हाँ डिविडेंट है, हाँ बॉम्ब है, उसको वैलिडेट किया हुआ है, ठीक है। बच्चों वाले आर्ग्यूमेंट से नहीं, थोड़े मेच्योर आर्ग्यूमेंटेशन से, क्लियर आइडियाज हैं, वेग नहीं, कभी इधर नहीं आ रहे आइडिया के अंदर, ही आइडिया मिक्स हो ही जा रहा है, ड्यूली सपोर्टेड बाय रेलेवेंट डाटा एंड एग्जांपल्स, वही जो कोटेशंस होती हैं। तो एफपीएससी कहता है आपको हम नंबर देंगे। योर आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट, या उनकी दूसरे मिथ सारे मेंटोर्स की टूट गई, सिंपल इंग्लिश वाली। सिंपल इंग्लिश नहीं, हमें चाहिए एकेडमिक। अब आप ये ना समझना हमें वर्बोसिटी चाहिए, लेक्सिकॉनल प्रोफिशिएंसी चाहिए, प्रोपोस्टरसी ऑप्टिमसी चाहिए, ये जान के मैंने बड़े वर्ड्स यूज किए हैं, ऐसे कोई बड़े वर्ड्स नहीं चाहिए। हमें चाहिए आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट इंग्लिश, सॉरी आर्टिकुलेट कह रहा हूँ, एकेडमिक लैंग्वेज। एकेडमिक लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम आर्टिकुलेट इंग्लिश। एक सेकेंड। अच्छा, तो यानी कि sir, some teachers say that we should only opt for descriptive, don't teach literary or philosophical essay. Kindly share your experience regarding it. अच्छा, दोनों ने ही सही सवाल पूछा है कि लिटरेरी। इसी पे आ रहा हूँ, बस ये लास्ट लाइन हमारी, फिर इसी पे आ रहे हैं कि टॉपिक्स कौन से करने चाहिए, ये दोबारा रिफ्रेश करके। टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ द एसे विल बी एग्जामिन्ड। अब आप लोगों को व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ यू इन ऐसे पेपर वो समझ आ गया बाय एफपीएससी, और ये समझ आ गया कि वो चीजें चेंज हो गई हैं। बस यस नो बोल के मुझे बता दो, ताकि हम आगे ये दोनों के क्वेश्चंस पे चलें। इट इज मोस्ट प्रोबब्ली सेम। गुड, शाबाश। एकेडमिक राइटिंग एक्सप्लेन। एकेडमिक राइटिंग पे ना आपने मेरी यूट्यूब पे वीडियो देख लेनी है, uh, ये वाली, इंग्लिश एक्सप्रेशन। ये कैसा फजूल ये बिंगो है, कसम से ये है।
बल्कि ये पहले होनी चाहिए थी। ये वाली ना आपने वीडियो एक बार गो थ्रू कर लेनी है, इसमें ना मैंने थीम वाइज ब्रेकडाउन बताया हुआ है कि कैसे आपने एक्सप्रेशन डेवलप करना है हर थीम का, ठीक है। तो जिन्होंने तो देखी वो तो ठीक है, लेकिन दिस इज द वीडियो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। खैर, अच्छा, सर ये क्वेश्चन है कि एक बिगिनर के देनी हो और वो अभी तक जीरो पर हो, से कर सकते हैं विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनी बैकअप प्लान? यस, यू प्रॉब्ली कैन। अच्छा, अभी क्वेश्चंस नहीं, अभी जो नेक्स्ट हमारा है उस पे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी आप लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसे करना चाहिए, देखो 3 से 4 नेचर के एसेस आते हैं, ठीक है। वो टाइप भी कह सकते हैं, नेचर भी कह सकते हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं। एक तो होता है बहुत ही सिंपल सा डिस्क्रिप्टिव टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक का जो प्रेमिस होता है ना, दैट इज टू प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स होते कैसे हैं, कुछ इस नौयत के, जैसे 2026-25 में कौन सा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। हाँ, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज द वर्स्ट मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। बताओ कैसे डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, इसके बारे में एज मच एज, ये देखो, हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अ टेस्ट केस फॉर द वर्ल्ड कॉन्शियस। डिस्क्रिप्टिव टॉपिक कि बताओ हमास इसराइल कॉन्फ्लिक्ट कैसे वर्ल्ड कॉन्शियस के लिए एक टेस्ट केस है, ठीक है, ऐसे करके जिसमें इंफॉर्मेशन देनी होती है। फिर कुछ होते हैं लिटरेरी। लिटरेरी टॉपिक्स क्या होते हैं, जिसके अंदर कोई ना कोई कोटेशन दी हो, कोई लिटरेरी वर्ड का यूज किया हो, या फिर कोई इमोशन, कोई गोल, कोई सेल्फ हेल्प वाली चीजें दी हो, उसको लिटरेरी कहते हैं। इसमें हम इंडल्ज होंगे बहुत ज्यादा चीजों में, तो ये अभी आपने सिर्फ बारीकियों में समझा। जैसे टू रेन इज वर्दी एम्बिशन दो इन हेल, ठीक है। अभी आप लोग क्वेश्चन करी जा रहे हो, एंड पे करना है, ठीक है, एंड पे ये चीजें समझाऊंगा मैं। अभी जो एड्रेस हो रहा है उसको देख लो पहले, ठीक है। अच्छा, रेन इज वर्दी एम्बिशन दो इन हेल, ठीक है। गुलाम होने से बेहतर है कि अगर आपकी सल्तनत दोजख में भी है तो भी वो वर्दी है। ये अब जो टॉपिक है ना, यहाँ फ्रेलिटी दाई नेम वुमेन, फ्रेलिटी इज नो लॉन्गर दाई नेम वुमेन, ये सारे जो हैं, ब्रेन लाइक हार्ट्स गो वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, ये क्या है, ये आपसे कोई ना कोई फीलिंग की बात कर रहे हैं, जज्बात की बात कर रहे हैं, कोई कोटेशन है, कोई मैक्सिम है, ये लिटरेरी होते हैं। और आर्ग्यूमेंटेटिव जिसने डायरेक्टली आपकी ओपिनियन या सवाल पूछा होता है, जैसे कि ये अभी हम कर रहे थे, यूथ बल्ज अ डेमोग्राफिक डिविडेंड और अ डेमोग्राफिक बॉम्ब, बताओ, ठीक है। ये आपने इस पे एक स्टांस लेना है, वो स्टांस को सब्सटेंशिएट करना है। अब होता क्या है कि एक और मिथ या फसाड ही कहूंगा मैं, तो इसको तमाशा ही है एक किस्म का। आप लोगों से बोला जाता है आपने इनमें से एक प्रिपेयर करना है। नो, ये मैं कभी प्रमोट नहीं करूंगा और ना ही मैं करता हूं कि इनमें से या डिस्क्रिप्टिव अच्छे से करके जाओ तो डिस्क्रिप्टिव कर लेना, लिटरेरी करके तो नहीं। मैं तीनों करवाता हूं। मैं कहता हूं कि आप यू शुड बी अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि, और मैं ये क्यों कहता हूं, मेरा पहला ऐसे 48 डिस्क्रिप्टिव था, ठीक है। मेरा लिटरेरी जो टॉपिक था पीएमएस का 52, जो जिसमें था द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ एक्शन, उसमें 52 थे। और लास्ट जो प्रैग्मेटिज्म वर्सेस पैशन इन पॉलिटिक्स 2024 में मैंने लिखा है, उसमें मेरे 49 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लिख सब पे सकते हैं, तो जैसे मैंने प्रिपेयर किया ना, मैं सब पे ही लिख सकता हूँ। मुझे कोई भी टॉपिक दो, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स नेचर, आई विल प्रोड्यूस अ 50+ ऐसे एवरी टाइम, ठीक है। अब ये पता है क्यों हुआ है, क्योंकि मुझे उनकी बेसिक्स पता है, मुझे पता है कैसे करना है, मैंने हाथ से गुजारे हैं। अगर मैं, अब मैं क्यों कहता हूँ मैं करवा सकता हूँ एक भी, देखो 99% मेंटोर्स सर्विस में, 99% मेंटोर्स जॉब करते हैं। वो सुबह आते हैं थके हारे, ठीक है, विजिट से अपनी जो भी उनकी ड्यूटीज हैं, आके शाम को उनको चाहिए एक इजी काम करने के लिए, विच कैन अर्न देम अ सब्सटेंशियल अमाउंट। और वो इजी काम पता है क्या होता है, ये मुश्किल काम, ये खपने वाला, एज अ मेंटोर मैं आपसे,
जी, अब आवाज आ रही है? लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। अच्छा, तो एज आई वाज सेइंग कि देखो ये बड़ा आसान काम है। आपसे एक टॉपिक पकड़े, उस पर बातें करते रहे, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन। अब मैं ये क्यों नहीं करवाता, शायद मैं पहले करवा लेता। मुझे ना फ्लक्चुएशन एफपीएससी की शरारतें पता है, ठीक है। एफपीएससी को मैं ऐसे जानता हूँ जैसे इंसान जानता है। सर आर्गुमेंटेटिव डिस्क्रिप्टिव करके 50 एंड अबव लिया जा सकता है, आर्गुमेंटेटिव तो। अच्छा, मैंने म्यूट किया था। अच्छा, एज ए विज सेइंग कि ये करवाने जो है मुश्किल, अब मैं वजह बताने लगा था क्यों करनी चाहिए तीन। वो आप लोगों ने कोटेशन सुनी होगी, इट इज बेस्ट टू होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ठीक है। होप फॉर द बेस्ट का मतलब है कि एक बंदा आप में से, और बाय द वे एनी वन, आप लोगों का एक नीड्स जरूर होता है, सारे एक जैसा अच्छा नहीं लिख सकते, होंगे और होते भी हैं जो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी करते हैं। होप फॉर द बेस्ट का मतलब है, अब फॉर एग्जांपल आप तीनों टॉपिक्स पे लिखते हो, आप हो इन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, आप मेडिकल के स्टूडेंट, लेकिन आपको पता चलता है आप में छुपा हुआ एक लिटरेरी राइटर बैठा हुआ है। आप डीप थिंकर हो, आप जिंदगी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, तो आपका दिल चाहता है कि मैं ऐसे टॉपिक्स पे लिखूं जिसमें ब्रेन्स लाइक हार्ट गो वेयर दे आर सेलिब्रेटेड, या फिर ऐसा टॉपिक हो कुछ आपका कि होप द ग्रेटेस्ट ड्राइविंग फोर्स ऑफ लाइफ, कुछ ऐसे। फिर आपका, आपको कब पता चलेगा, जब आप करोगे। पहली चीज तो ये है कि तीन टॉपिक जब हम करते हैं तो हर बंदे को अपना नीश पता लगने लग जाता है कि आई एम गुड एट लिटरेरी, चाहे वो समझता हो कि ना। और मेरे पास ऐसे बच्चे थे जो साइंटिफिक बैकग्राउंड से थे, वो कहते हैं सर लिटरेरी तो समझ नहीं आते। दो तीन बार लिखा है, उनको मजा आने लगा है, उन्होंने लिटरेरी अटेम्प्ट करके क्वालिफाई किया SCSS। फिर कुछ बच्चे होते हैं उनको एनालिटिकल टॉपिक या आर्ग्यू करना बड़ा अच्छा लगता है, ठीक है, दे आर गुड एडवोकेटर्स। वो किसी भी स्टांस को लेके उसको मनवाने में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको पता चल जाता है उनकी नीश एज अ आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक अच्छी है। अब ये होप फॉर द बेस्ट, आपको अपनी नीश पता चल गई कि ये तीनों, आप, मैं ही बता दूंगा, जब मैं बार बार इवेलुएट कर रहा हूँ मुझे पता चल गया कि महरीन हो या हिना हो या हिरा हो, ये आप लोगों का नीश, आप आर्गुमेंटेटिव अच्छा करते हो, आप लिटरेरी अच्छा करते हो, जो भी है मैंने बता दिया। ये है होप फॉर द बेस्ट। अब अगर आपको लिटरेरी आ जाए या आपके मतलब का टॉपिक आ जाए, फिर तो होप फॉर द बेस्ट आपका पूरा हो गया, यानी कि आपने उम्मीद अच्छे की लगाई, अच्छा हो गया। लेकिन इसका दूसरा, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। अब फर्ज करो, अब सीएसएस इस साल शरारत करता है, वो कहता है यार बच्चे तो करनी है ना शॉर्ट लिस्ट, वाई नॉट हम सारी लिटरेरी दे दें इस साल। और हुआ ऐसा, मल्टीपल ईयर्स हुआ है, 2023 की एग्जांपल, सारे लिटरेरी टॉपिक आ गए, जितने आर्ग्यूमेंटेटिव एनालिटिकल सारे वो फेलियर। लिटरेरी टॉपिक से सारे के सारे तो करने ही पड़े, बॉयज विल बी बॉयज वाला जो साल था, ठीक है। अब उसके अंदर जिसने एटलीस्ट एक एक दो दो बार, पांच पांच दस दस बार लिखा होता है हर एक टॉपिक पे, हर एक कैटेगरी पे,
वो उसको अच्छी तरह से टैकल कर सकता है। ठीक है, ये होता है प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट, कि अगर वो बिल्कुल भी आपके साथ बुरा हो जाए फिर भी आप कर सको। व्हाट इज द लिटमस टेस्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ऐसे, वो पहली क्लास में यही करेंगे। अभी सिर्फ हम वो बना रहे हैं नेचर, इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कंडीशंस ये होती हैं, अगर देयर इज अ क्वेश्चन आस्क तो वो हमेशा आर्गुमेंटेटिव होगा, फिर उसकी नेचर कुछ भी हो। तो अगर सिंपल सेमी कॉलन का यूज किया हुआ है तो ये भी एक निशानी होती है। फिर इफ इमोशंस की बात हुई है, वो लिटरेरी, ये मल्टीपल चीजें, इस पे पूरा लेक्चर है हमारा। खैर, अच्छा, तो यहां तक सबको समझ आ गई। ठीक है, स्पेशली रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ ऐसे करने कौन से है या मैं कौन से करवाऊंगा, सारे करवाऊंगा। ठीक है, और उसकी पीछे की वजह भी आप लोगों को समझ आ गई है। लास्टली, थर्ड मंथ, ये सारा मंथली हो रहा है। अभी ये थर्ड मंथ आ गया। थर्ड मंथ में क्या है? थर्ड मंथ के अंदर आपने फुल एंड फाइनल इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड इंग्लिश प्रेसी। ठीक है, इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड, बाद में अब्दुल लतीफ, बाद में इंग्लिश कॉम्पोजिशन एंड इंग्लिश प्रेसी, ये होना है। अब थर्ड मंथ के अंदर जो दूसरा हाफ है, ये जो जाल आपके लिए एफपीएससी बुनता है, इसका जो दूसरा हाफ है वो कवर करना है। ये हाफ रिलेटिवली आसान है। इसमें मैं मानता हूं, अगेन अनदर स्टैंड आउट ओपिनियन या रेडिकल अप्रोच, लेकिन इसके अंदर मैं मानता हूं कि फेल होना आपकी आपकी बहादुरी है। इस पेपर में फेल होना स्किल है आपकी। ठीक है, आपको शाबाशी मिलनी चाहिए अगर आप इस पेपर में फेल होते हैं। क्यों? इस पेपर के अंदर फेलियर का जवाब ही एग्जामिनर निकाल देते हैं। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इस पेपर में मैं हमेशा, ऐसे में तो मैंने बताया ना 45 प्लस स्कोर करना है, उसमें मैं भी मार्जिन बड़ा टाइट रख रहा हूँ, 50 का रख रहा हूँ। ये इस पेपर में रखता हूँ 60 प्लस का। अब आप कहोगे सर इसमें तो लाशें बिकती मैंने देखी हुई हैं। ठीक है, 2025 के पेपर में, और इतनी मुश्किल प्रेस थी ये वो। देखो, इसके अंदर ना आपको एफपीएससी इतने मौके देते हैं ना पास होने के लिए। अब फॉर एग्जांपल, पहली चीज, 20 मार्क्स वोकैबलरी, पहला पोर्शन होता है इस पेपर का। 20 नंबर की वोकैबलरी आती है। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैं एक एकेडमी गया। ठीक है, अपनी सरप्रेसी मंथ में कवर हो जाती है, बल्कि मंथ से भी कम लगता है टाइम। प्रैक्टिस ज्यादा होती हैं इसकी। ठीक है, तो प्रेसी की हम 1974 से लेकर, सॉरी 71 से लेकर 2010 तक की प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, 20 मार्क्स की वोकैबलरी होती है। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ, मैं एक सर हैं, बहुत ही नामवर सर। ठीक है, 2020-21 की बात है, मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर, अब जैसे हर बच्चा, आप लोग बड़ी मिटिकुलसली एक एक नंबर के लिए सरवाइव कर रहे होते हो। मैंने उनसे पूछा सर 20 मार्क्स की वोकैबलरी करनी है तो क्या? उन्होंने कहा वो नहीं प्रिपेयर करते। मैंने कहा सर, कहते हैं मैंने आज तक नहीं करवाई, इतनी बड़ी एकेडमी है तो मैंने नहीं करवाई वोकैबलरी। वो नहीं, वो या तो आपको आ जाती है, तुक्के मार मूर के आप 8 से 9 नंबर ले लेते हो उसके अंदर, तो वो मोर देन इनफ होता है। ठीक है, कोशिश करो 10 आ गए तो बहुत अच्छी बात है। तो वो आपको तुक्के वगैरह, डॉन वगैरह पढ़ के मिल जाती है, तो वो उसकी कोई खास प्रिपरेशन आप कर नहीं सकते। जीआरई 1000 वर्ड्स होती हैं सर, जस्ट पास पे कर लें तो हो जाएगा प्रेसी। नहीं, 1000 वर्ड्स की होती है, वो सारी याद नहीं रहती। और ये उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनकी बात सुनी और अनसुनी कर दी। मैंने कहा देयर इज नो वे इन हेल ऐसा होता हो कि इसके अंदर स्कोर ना आता हो। और मैंने अपनी सारी अटेम्प्ट में 14-15 स्कोर किया। ठीक है, 20 में से मेरा कभी भी 14-15 से नीचे स्कोर नहीं आया वोकैबलरी में। और ये जो सीक्रेट जिससे मैंने ये स्कोर किया है, मैं यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। ठीक है, और मजे की बात है, उससे जो लोग कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारा क्विज था वोकैबलरी का, उन्होंने किया है भाई। वो वर्ड जो आपने जिंदगी में आप सुनते थे, अडम्बरेट क्या होता है, ठीक है, एनेक्डेट क्या होता है, एक्मे क्या होता है, ये सारा आप लोगों ने खुद किया है ना। आप लोगों को आते हैं वो वर्ड्स। तो यानी कि करने वाले बनो हो जाते हैं। अभी मैंने 100 तक की वोकैबलरी अपलोड कर दी है, एंड इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफीक दे मुझे और मैं कंसिस्टेंट रहूं। माय गोल इज टू गेट ऑल 1000 वर्ड्स अपलोडेड बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट मंथ। ठीक है, उससे क्या होगा, ये जो है ना, आज के बाद दुनिया में ये कोई नहीं कहता। अभी तो खैर वो प्लेलिस्ट सारे ग्रुप्स में भी लोग भेज रहे हैं, तो क्योंकि
देखो कैसी बात है, सीएसएस में ये रिवाज ही नहीं था मेरे से पहले कि आपको कोई वोकैबुलरी भी तैयार करवाता है। तो इतनी ये नई फील्ड है, इसमें इतनी चीजें रहती हैं होने वाली। यस सर, आर्मी 1000 तक इंशाल्लाह आई एम ट्राइंग। सर जसरा भी जीआरई लिस्ट रिकमेंड कर रहे हैं, बट क्या आपके अकॉर्डिंग जीआरई लिस्ट इनफ है? जीआर ही इनफ पता है कब कहते हैं? जैसे महरीन आपने कहा ना इनफ है, वो पता है कब करते हैं? जब आप वो प्रिपेयर कर लेते हो। आपने अभी तक 1000 वर्ड्स आपको हिफ्स हो गए जीआरई के? नहीं ना। तो जब हो जाएंगे फिर होता है कि इज इट इनफ, या इससे वोकैबुलरी का याद रहना बहुत मुश्किल होता है। कोई इजी मेथड बता दें। सुबह 2 चम्मच वोकैबुलरी जो है वो पानी में डाल के पी जाना। इजी मेथड क्या होता है? इजी मेथड रिपीटेशन जो है वो सबसे इजी मेथड यही है, रिपीटेशन। रिपीटेशन सेंटेंसेस में यूज करो, मेरी वीडियोस को बार बार देखो। तो इससे ज्यादा कोई इजी मेथड नहीं है, ठीक है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर इजी वे आउट। तो मैं कहूंगा यही बस है, रिपीटेशन से आगे कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छा, तो 20 मार्क्स में से 14-15 आ सकते हैं आपके। चलो अभी हम आधा लगाते हैं, नहीं ये लगाते कि आप एक्सेप्शनल नहीं हो वोकैबुलरी में, ऑल्दो मैंने आपको सारा रास्ता बता दिया। हम लगाते हैं 10 नंबर, 50% ही मानती है ना। अब आ जाओ आगे प्रेसी पे। अब फिर ये 20 नंबर में से हमने कितने लगाए हैं? 50 इंग्लिश कॉम्पोजिशन में। फिर आगे 20 नंबर का सवाल है जिसको प्रेसी का सवाल कहते हैं, ठीक है। उसमें आपने पैराग्राफ दिया जाता है, उसको आपने एक 1/3 अमाउंट में लिखना होता है करके, ताकि उसका मीनिंग खराब ना हो, और छोटा करके, बेसिकली तलखीस निगारी जैसे उर्दू में कहते हैं। इसमें भी हंस के 12 से 13 नंबर, ये मैं बहुत एवरेज बताने लगा हूं, आते हैं। करेक्शन ट्रांसलेशन टिप्स, यह पहुंचने तो दो उधर तक, अभी तो मैं बता रहा हूँ, तो लेक्चर तो जाने दो वहां तक। तो एंड पे ये ना कह देना सर करंट अफेयर्स, वो करंट अफेयर्स दिसंबर का काम है। 12-13 जो होते हैं हमारे, ये नंबर आ जाते होते हैं 20 में से, ठीक है। 12-13 नंबर आ जाना इज वेरी एवरेज, अगर आपको थोड़े बहुत भी रूल्स आते हैं तो। लेकिन लेट से आपको नहीं आते रूल्स, ठीक है, फिर भी 10 तो आ ही जाएंगे ना। पूरा सवाल लिखोगे, सब सूटेबल टाइटल देने की कोशिश करो, 10 तो वो दे ही देगा, ठीक है। अभी एवरेज लगा रहे हैं। फिर आपके पास एक और 20 नंबर का सवाल है। वो कौन सा है? कॉम्पोजिशन पैसेज, जिसके अंदर आपने कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, सॉरी, आपने बस पैसेज पढ़ना है, नीचे सवाल उसी पैसेज में से डिड्यूस या इन्फर करके देने हैं। इसमें भी 12-13 आ जाने चाहिए, लेकिन नहीं, फिर अभी हम एवरेज लगा रहे हैं, 50-50% नंबर लगा रहे हैं, ठीक है। जो मतलब कि आप बैठ के करो ना पेपर में, विदाउट तैयारी भी आ जाने चाहिए। ये लो, अभी 60 मार्क्स का पेपर हो गया हमारा। फिर प्लस 10 मार्क्स की ट्रांसलेशन पैसेज वो लगा दो, उसमें से भी चलो 5 लगा देते हैं हम, कि हाफ है ना, 50 आ जाएंगे। फिर आ जाओ, फिर पीछे क्या रह गया? हमारे पास 70 हो गए। फिर 10 मार्क्स की यूजुअली बेसिस पे आपकी आती हैं प्रेपोजिशंस, 5 की आती, कभी 10 की आती हैं, फ्लक्चुएट होती हैं, उसमें भी आप एवरेज लगा दो। फिर आपके पास पेयर ऑफ वर्ड्स आ जाते हैं, ये पेयर ऑफ वर्ड्स आते हैं, एडियम्स आते हैं, वो भी 10 मार्क्स के, ठीक है। वो 5 मार्क्स की होती है पंचुएशन, वो भी 5। पंचुएशन आ गई 5 नंबर की। 5 नंबर में से चलो 3 भी लगाते हैं हम, ठीक है। अभी कितने हो गए? 20, 20, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 95 प्लस आप फर्ज करो कि करेक्शन जो है वो 5 नंबर की है। ये भी 10 की आती है या 5 की आती है, सेंटेंस करेक्शन जो है, उसमें से भी आपने 3 लिया। ये सिर्फ एवरेज किया है। अब प्लस कर लो, 10, 10, 20, 30, 35, 40, 45, 45, 48, 51 बनते हैं। अभी एवरेज, ये नहीं मैंने कहा कि अभी एक्सेप्शनल इसमें परफॉर्म करो, इसमें एक्सेप्शनल। वो बच्चा जिसने इंग्लिश कॉम्पोजिशन को एक बार गो थ्रू किया और सिंसियरली थोड़ी सी प्रैक्टिस की है ना, उसके 50 से नीचे नहीं आते कॉम्पोजिशन में। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इसमें अगर आप फेल होते तो आप लोगों को, आपसे लोगों को पूछना चाहिए कि मुझे बताओ ये कैसे आपने स्किल डेवलप किया है। क्योंकि ये तो बड़ा जरूरी है ना, कि आप एक ऐसा पेपर जो आपको जबरदस्ती धक्के लगा के पास कर रहा है, आप उसमें फेल। और इसी में अगर आप थोड़े एक्सेप्शनल हो जाओ, ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस कर लो, तो इसी में 2-2-2 ऐड कर दो, और दैट विल टेक योर स्कोर अबव 60। हसन है स्टूडेंट मेरा, था पिछले बैच में, ये अहमद वगैरह के बैच में, मोहम्मद मलिक हसन। तो अब वो तहसीलदार है बहरिया टाउन का, वो उसने भी दिए हैं पेपर्स। उसके 25 के पेपर में, जिसमें ये लोग मार के पास हो रहे थे, उस बंदे के 68 है, ठीक है। टॉप स्कोरर है वो। कैसे लिए हैं? यही
टेक्निक है। अब उसमें क्या होगा, उसमें भी ऐसी लेक्चर होंगे, प्रेसी वैल्यूएशंस होगी, प्लस हर चीज साथ साथ करवाएंगे। सर प्लीज अपलोड दिस फुल क्लास ऑन यूट्यूब। हाँ इंशाल्लाह मैं ये ओरिएंटेशन भी अपलोड कर दूंगा। सर इज इट ट्रू अगर एग्जामिनर को प्रेसी पसंद नहीं आई तो आगे चेक ही नहीं करता? इट इज एन एब्सोल्यूट मिस। मैं मेरा एक था शाहकार हीरा, तो उस हीरे ने क्या किया था कि उसको मैंने बोल के भेजा है कि प्रेस ही आपने पहले करनी है। ठीक है, मैं सबको कहता हूँ जो ऑर्डर है ना पेपर का, उस ऑर्डर, क्योंकि देखो एग्जामिनर के पास ना, मैंने 2023 के पेपर खुद अपने आंखों के सामने चेक होते देखे हैं। एग्जामिनर के पास एक की होती है जो एफपीएससी की तरफ से रजिस्टर्ड की होती है आपके पेपर की। उस पे जो सॉल्यूशंस होते हैं ना पेपर के, वो उस की पे लिखे होते हैं बिल्कुल उसी मुताबिक, मतलब पहले प्रेसी फिर वो। इसलिए मैं प्रमोट करता हूँ उस पेपर को कि वो आपने उसी ऑर्डर में करना है। आपको काफी लोग कहते हैं मिलेंगे कि प्रेसी एंड में करनी चाहिए, तो एंड में नहीं करते प्रेसी। ठीक है, वो आप बेसिकली उसको और हेडेक दे रहे हो एग्जामिनर को। अब इसके अंदर प्रेसी के अंदर जो आपने पूछा ना कि प्रेसी की वजह से फेल, वो शाहकार जो मेरा ही स्टूडेंट है, मैं देखो आई टेक माई लॉसेस एज वेल एज माई विंस, वो मेरा स्टूडेंट है, उसने ना डर गया, प्रेसी मुश्किल आ गई। तो ये 2025 की बात है जिसमें बहुत मुश्किल प्रेसी आई थी। तो प्रेसी मुश्किल आ गई, उसने कहा कि सारा पेपर करते हैं प्रेसी एंड में, वो प्रेसी तक पहुंचा ही नहीं, उससे पहले ही ना टाइम ओवर हो गया। अब प्रेसी का अभी टाइटल ही दिया था तो एग्जामिनर ने पेपर ले लिया उसका। अब मुझे भी डर था, ऑल्दो मुझे पता है इट इज अ मिथ, मैंने कहा ये ना हो जाए कि कोई सरफिरा मिल जाए वो क्रॉस कर दे। उसके 41 थे विदाउट अटेम्प्टिंग प्रेसी, प्रेसी अटेम्प्ट नहीं की, 41 नंबर थे उसके, पास हो गया था वो प्रेसी के पेपर में। तो वहां से मुझे भी ये चीज कंफर्म होगी कि इट वाज एन एब्सोल्यूट मिथ, तो वो हम नहीं बनाई है। लाइक आप अपलोड करेंगे या पर्सनल सेशंस में? कुछ बेसिक कर दूंगा, लेकिन जो इन डेप्थ हैं वो फिर देखो, एक वजह होती है आप यूट्यूब पे अपलोड क्यों नहीं करते। यूट्यूब पे अपलोड करने का मतलब है यू आर नॉट ओनली गिविंग योर एफर्ट्स फॉर फ्री, उसमें कोई मसला मसला नहीं, मैं अभी भी कर रहा होता हूँ अपलोड। उसमें मसला ये होता है, जो फ्री की चीज है ना वो कभी भी सीरियस नहीं ली जाती, पहली चीज। ठीक है, एंड देन यू एक्सपोज योर मेथड्स टू द होल ऑडियंस, वो जो फिर स्पेशलिटी का क्राइटेरिया होता है ना। अब देखो मेरे स्टूडेंट्स, मुझे पता है ये इस साल के पेपर में क्यों अच्छा स्कोर करेंगे। 2025 के अंदर जब सारे ये इस पे लगे थे ना, मैं ऑलरेडी इस मेथड से ही पढ़ा रहा था, तो अब वो हमारा एक स्पेशल जोन बन रहा था। तो अगर वो सारी चीजें वो खत्म हो जाएं और वो बिल्कुल जमाना जद आम हो जाएं, तो कंपेटिटिव एडवांटेज चला जाता है इंसान का। ठीक है, और आई वांट माय स्टूडेंट्स टू, जैसे हर इंसान करते हैं, तो बाकी एज अ होल, ठीक है, वो मैं जो बेसिक्स हैं हम मैं हमेशा सबको विदाउट एनी कॉस्ट, इवन नोट्स मेरे, देखो नोट्स हर अकेडमी बेच रही है, जाओ आईसीईपीआई के मेरे से आधे नोट्स भी नहीं सही। आईसीईपीआई आपको 400 500 का बेच रही है और लोग जाके लेते भी हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे फ्री पढ़े, इकोनॉमिक इश्यूज वाला सारा टॉपिक पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक चैलेंजेस वाला। तो वो मैं फ्री क्यों करता हूँ, क्योंकि आपके फ्री नोट्स, हाँ, और मेरी फ्री नोट्स फिर आगे बिक भी रहे हैं। ठीक है, तो मेरी फ्री नोट्स आगे ग्रुप में हजार रुपए में बेची जा रहे हैं लोग। वाह, एब्सोल्युटली एग्रीड सर। आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन कब से स्टार्ट? अच्छा, लास्ट, अब क्योंकि हमारा तकरीबन जो इंट्रोडक्शन था सारा और इसकी जो ग्रेव इंपॉर्टेंस थी वो हमें पता चल गई, विच इज अगेन द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर। जो मेन है हम इंशाल्लाह वो मंडे से स्टार्ट करें। मंडे को क्या डेट आ रही है, एक सेकेंड आप लोगों की, मंडे को 6th, ठीक है, आराम से फिर हम 6th ऑनवर्ड्स करेंगे स्टार्ट। 6th को पहला लेक्चर होगा, दैट विल कंक्लूड टाइप्स ऑफ ऐसे और कैसे डिड्यूस करने हैं। और पहली असाइनमेंट आपको मिलेगी यूपीएससी के, सबको 1 बाय 1 असाइन करूंगा मैं यूपीएससी के टॉपिक्स, और वो डिड्यूस करने होंगे कि कौन सा टाइप है, और फिर हम थीसिस पे चलेंगे ऐसे करके ऑनवर्ड्स ऑनवर्ड। सर ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है एंड हाउ मेनी टाइम्स अ वीक? ऑल्टरनेटिव डेज पे होता है, टाइम्स अ वीक नहीं, ऑल्टरनेटिव डेज। अगर मंडे को क्लास है तो ट्यूसडे को असाइनमेंट है, ट्यूसडे को असाइनमेंट की, वेनसडे को क्लास है, फिर थर्सडे को असाइनमेंट डे है, फिर ऐसे करके होता है। और 3 मंथ्स, ये सारा शेयर्ड है, ये शेयर्ड है चीज़ें। सर आप सेशन के रिलेटेड गाइड कर दें ड्यूरेशन, ये सारे दोबारा मैं डिटेल्स एडमिन से कह के शेयर करवा देता हूँ, तो वो पता चल जाएगा। सर ये रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर कर दीजिएगा, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए इजीली। मैंने पहले सोचा नहीं था यूट्यूब पे करना है,
तो कैमरा ही ऑन कर लेते। खैर कोई नहीं। अच्छा, तो ये था सारा। अब आप लोगों के लिए दूसरी न्यूज़ जो आज मैंने अपने बच्चों के साथ तो की है शेयर। ये भी आपका खतनामा आ गया है। तो वो कहते हैं ना मुझे याद आती है बार बार ये देख के, हैरी पॉटर गॉबलेट ऑफ फायर एक मूवी है। उसको ना मैंने हैरी पॉटर को इंग्लिश में भी देखा है, और हैरी पॉटर को जो है, सर विदाउट कैमरा ना, हैरी पॉटर इंग्लिश में भी है और हैरी पॉटर को मैंने हिंदी में भी देखा है। हिंदी में ना वो गॉबलेट ऑफ फायर में जो उसकी गेम्स होती है ना, उसमें वो कहते हैं खेला शुरू किया जाए, खेल भी नहीं खेला शुरू किया जाए। तो ये जो खेला है ना आप लोगों का शुरू होने लगा है। एफपीएससी ने खुद, साक्षात भगवान ने आपको ये भेजा है। हमने पीछे लोगों आकर, कोई बात नहीं, शेयर कर देंगे इफ मोर पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस, कोई बात नहीं। ये है जी। और इसके अंदर अगेन, आज से आप लोगों की ऐसे इंडिविजुअली लो, कुछ भी लो, किसी से पढ़ो, इट डजेंट मैटर। मैटर क्या करता है, ऐसे को वो इंपॉर्टेंस दो वो जो डिजर्व करते हैं, बस बात इतनी है। ऐसे प्रेसी को उतनी आपने अहमियत देनी है जो उसकी अहमियत बनती है। अगर नहीं दोगे ना, ये सारा जो टाइम फ्रेम आप लोगों को उन्होंने बताया, और ये एफपीएससी जान के करती है, वो स्टूडेंट्स को मेंटली प्रिपेयर करना चाहते हैं। पीएमएस में ऐसा नहीं होता। पीएमएस में कोई चक्कर नहीं, ये ऐसी कोई ये शीट अनाउंस हो नहीं, पीएमएस अनाउंस होता है, डेट्स आती हैं, अभी रिजल्ट का पता नहीं आजकल में आने वाला है वो भी, तो रिजल्ट फाइनल अनाउंस होता है एंड दैट इज इट। और ऐसे प्रेसी, दूसरी बात, अच्छी तरह खूबसूरती से एक बार ऐसे सीखना लाजमी है। उसकी वजह क्या है, जितने भी वन पेपर एमसीक्यूज होते हैं सब में ऐसे है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव 16th ग्रेड के ऊपर सारों के अंदर ऐसे है, तो ऐसे सीखना एक बार है, उसकी जो एप्लीकेशन या स्कोप है दैट इज अबंडेंट, हर जगह अप्लाई होगा। तो इसलिए आप लोग ट्राई टू मेक इट हैपन फॉर योर सेल्फ, टू बी ऑनेस्ट। अब मुझे बताओ, क्वेश्चंस बताओ, शाबाश। क्योंकि सेशन तो हो गया हमारा ओरिएंटेशन, और ओरिएंटेशन उरूज, निमरा, आप लोगों को, पाकिजा, अलीशा, आप लोगों को समझ आई है। इट वाज अ बेसिक इंट्रोडक्शन, बस उधर तक ही रहना। अभी वो जो बारीकी में चीजें है ना, डिस्क्रिप्टिव, लिटरेरी, ये सब यही करना है हमने अगले 3 माह। सर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। चलो बेस्ट हो गया, बेस्ट हो गया। ठीक है, तो बाकी भी ये मैं अपलोड कर देता हूँ। काफ़ी लोगों ने लेनी होती है। तो हाउ मच टाइम शुड बी एलोकेटेड फॉर ऐसे डेली? डेली नहीं करना, डेली नहीं करना। अब मैं वन बाय वन जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, आई विल गो अहेड। ऐसे शायान, ऐसे डेली नहीं करना, ऐसे करना है आपने ऑल्टरनेटिव डेज पे। और क्योंकि आप तो ऑलरेडी इन माय बैच हो, तो जो जो असाइनमेंट है बस वही करना है, उसके इधर उधर नहीं टाइम एलोकेट करना जब तक मैं कहूँ ना। तो वो ऑलरेडी असाइनमेंट जो है 2 घंटे ले जाएगी आपकी। इस जॉइंट अ बिट लेट बट नलिया बहुत। हाँ वो आप, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएंगी, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। अच्छा, इफ वी डोंट हैव अ क्वेश्चन कैन वी प्लीज डू लीव। अब इजी है, मैंने रिकॉर्डिंग अपलोड करनी है बस। सर समझ तो आ जाती है लेकिन इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। इम्प्लीमेंट मुश्किल नहीं होता। इम्प्लीमेंट मैं हमेशा आपको एग्जांपल देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन पता है क्या होती है? इम्प्लीमेंटेशन का नाम है जलील होना। पता चल गया, आई डोंट होल्ड बैक, मेरा थोड़ा तरीका वैसे बना है। जलील होने से मुराद ये है, आप बड़ी एफर्ट करके लिख के लाती हो मेरे पास एक चीज, मैं उसको लाल करके सुरख करके भेजता हूँ, ठीक है। ठीक है, जैसे वो तरबूज होना चाहिए ना वैसे। अगली बार वो कम लाल होगा, उससे अगली बार वो कम होगा, करते करते आपका पेपर सिर्फ टिक्स पे रह जाएगा। ये जो प्रोसेस है ना, ये हर बंदे की ईगो गवारा नहीं करती। ये वो बात है, वो बताते नहीं है। क्योंकि मैं भी ऐसी हर्ट होता था जब मैं लिखता था ना, और मेरा मेंटोर मुझे पकड़ के वो ऐसे करता है, ये क्या लिखा है, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस। फिर मैं पहले उसका एक क्रॉस, इसने यहाँ क्यों लगाया, मैंने कंजंक्शन के साथ कॉमा नहीं दिया, अच्छा समझ गया। अगली बार बाकी सारे क्रॉस रहते थे लेकिन वहां टिक था। अच्छा नेक्स्ट आया, नेक्स्ट डे मैं गया,
फिर मैंने अगला क्रॉस इवेलुएट किया, ये क्रॉस था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे, पीछे आर आना चाहिए था क्योंकि एस था, मैंने इज यूज किया। नेक्स्ट टाइम वो भी क्रॉस कम हुआ, वहां भी टिक लग गया, ठीक है। बाकी फिर उसने आर्ग्यूमेंटेशन पे किया, फिर मैंने आर्ग्यूमेंटेशन। तो ये प्रोसेस है थोड़ा जलालत वाला, इसमें आपको अपने आप को मार के ये अपने आप को दिमाग को समझाना पड़ना है पहले कि इस वक्त मैं ये लेके जा रही हूँ, दिस इज एब्सोल्युटली नथिंग, दिस इज हॉरिफिक। ये मेरे पास आएगा कट कटा के, उसके अंदर से फिर मैंने सिर्फ एक गलती पकड़नी है, पहले इंप्रूव करनी, फिर नेक्स्ट। हमारा मसला ये, अभी मैंने आपको सारा कैंसिल आउट करके दिया, हर गलती में ऐसी जैसे लेक्चर दे रहा हूँ मैं ऐसे समझाऊंगा, आपकी ये मिस्टेक, ये मिस्टेक, आपको होगी, नेक्स्ट टाइम मैं सारा कुछ सही करके रहा हूँ। दैट इज अ पेंगलोशियन अप्रोच, यानी कि बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक, फार ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। ऐसा नहीं होता, आप नहीं सही कर सकते। आपने एक गलती एट ए टाइम पे फोकस करना है, नेक्स्ट, फिर एक गलती एट, नेक्स्ट, करते करते पता भी नहीं चलना 2 माह में। और यहाँ पर लोग ऐसे बैठे हैं जिनकी राइटिंग बेहुदा राइटिंग थी, लेकिन अब वो हंस के मुझे लिख के दिखाते हैं और मैं खुद रिलैक्स होके उनके पेपर चेक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है टिक क्रॉस बस खत्म। फॉर दिस नॉलेज सर, some teachers advise us not to write argumentative essay because the examiner may not agree। कैसा ये हेरा, ये आपको पता है सही गलत? देखो, एफपीएससी जब आपको आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे दे रही है ना, तो इसका मतलब है दोनों में ही कोई ना कोई चाहिए तो वो दे रही है। एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मैटर नहीं करता। ये अगेन, ये जो जैसे मैं इसकी बात कर लेता हूँ, यूथ बल्ज, डेमोग्राफिक डिविडेंड वर्सेस आपका अल्लाह भला करे डेमोग्राफिक बॉम्ब, इसके अंदर दोनों के वैलिड आर्गुमेंटेशन है। डिविडेंड भी है, हम कहते नहीं पाकिस्तान के पास ह्यूमन कैपिटल बड़ा है, ह्यूमन कैपिटल बड़ा है, वो क्या है? वो यूथ बल्ज को ही कहते हैं। अगर हम कहते हैं डेमोग्राफिक, बिकॉज ऑफ देम क्रिमिनलिटी हो रही है, उनकी वजह से जो है होपलेसनेस है, फिर वही यूथ जो है सियासत में जाती है और वो गलत लोगों को सपोर्ट करती है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर, पेयर ऑफ वर्ड्स एंड ईडियम प्रपोजिशन वगैरह आप ही करवाएंगे? सानिया, वैसे मैं करवाता नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये भी बेड़ा मुझे ही उठाना पड़ना है, तो यस मैं ही, शायद मैं ही करवाऊँ आप लोग। मॉक्स होंगे सेशन में? मॉक्स रोजाना मॉक्स ही होते हैं ये जो आप लोगों से रोजाना मैंने आउटलाइन सिखवानी, ये मॉक्स ही हैं, आउटलाइंस, एसेस, ठीक है। सर, सिलेबस कवरेज टिप्स इन लेस टाइम? सिलेबस आयशा, असल बात यह है, सिलेबस कभी कवर नहीं होता। अगर आप राइट नॉलेज में जा रही हो ना, सिलेबस कभी कवर नहीं होगा। सिलेबस आपने मैक्सिमम उतना कवर करना है जो सबसे ज्यादा आता है। फॉर एग्जांपल इस्लामियत की बात करूं, इस्लामिक सिविलाइजेशन से कभी कभार सवाल आता है, कभी कभार नहीं आता, लेकिन पहले 4 हेडर्स से लाजमी सवाल आता है, तो वो पहले 4 हेडर्स पक्के करो, 2 अदद और करो एंड लेट इट गो, ठीक है। फिर अगला, फिर अगला। कोई भी आपको कोई भी टॉपर भी कहता मिल गया ना कि भाई मैंने तो जो है सारा सिलेबस क्लियर किया था, बकवास है। शाफे इजाज पिछले साल का टॉपर कहता है आई सर्वाइव्ड सिलेबस, मैंने खत्म नहीं किया, मैंने सर्वाइव किया सिलेबस। तो आपने उस नॉलेज से जो है गो थ्रू करना है। सर, फ्रूट रहते कितने एवेलुएट करेंगे आप? जितनी थीम्स हैं उतनी ही होते हैं, तो 15-20 थीम्स हैं तो उतना ही। ऐसा मैं भी इस प्रोसेस से नहीं दिया सर, फुल इंग्लिश पर ही बेस करता है क्या आप? असल में इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश राइटिंग से करवाते हैं, मतलब एक पर्सन से फाउंडेशनल इंग्लिश में नहीं करवाता। फाउंडेशनल इंग्लिश से मुराद है कि बिल्कुल वो टेंसेस से करवाएं, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एग्रीमेंट, ये वाली नहीं होती मेरी, होती है लिखो, कटवाओ, सही करो, दोबारा आओ, ठीक है। तो अभी इस्लामाबाद में रीड राइट एकेडमी ओपन हो रही है, वहाँ एडमिशन का सोचा है। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि मैं एकेडमी जाऊँ, सेल्फ स्टडी टू मच कंफ्यूज, बिगिनर को कैसे ट्रीट करेंगे आप? मैं बहुत सख्ती से ट्रीट करूंगा बिगिनर को। बिगिनर, आप देखो, अगर आप 1 माह पहले आयशा आई होती ना मेरे पास, तो मैं आपको कहता कि जो पर्सनल मेंटोरशिप बैच है जिसमें मैं खुद 12 के 12 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, जैसे ये जितने आपको इमोजेस दिख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के हैं, ठीक है, जिन्होंने थोड़ी देर पहले गेम के अंदर एक दूसरे को जबा करने की कोशिश की है, ठीक है। तो इन्हीं की तरह मैं आप लोगों को पढ़ाता। अब मसला उसमें यह है कि हम अभी इस्लामियात गुजार चुके हैं, तो हाँ वो उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल सकती हैं, लेकिन उसकी आपकी दौड़ है, ठीक है। दौड़ से मुराद है कि फिर आपको पिछला भी एक लेक्चर रोजाना का करना पड़ेगा, और जो लाइव हम रोजाना क्लासेस लेते हैं वो भी करनी पड़ेंगी। तो अगर आयशा आप मेहनती हो तो आई कैन गिव यू अ चांस एंड ऐड यू टू माई बैच, और आपको 2,10,000 देने से बचा सकता हूँ।
सर इंग्लिश एक्सप्रेशन एनहांस स्ट्रैटेजी, महरीन एक एक स्ट्रैटेजी है। अच्छा सर इंग्लिश एनहांस की स्ट्रैटेजी महरीन एक है तो सही, लेकिन वो मैं दूंगा भी तो आप मानोगे नहीं। डॉन के आर्टिकल्स देखें, वो देख के लिखने शुरू कर दो। देख देख के लिखने से मुराद है कि एज इट इज देख के आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एक्सप्रेशन को अडॉप्ट करेगा, और जब फाइनली आप माइंड मैपिंग और स्टॉर्मिंग किया करोगी तो आप चाह के भी उन लफ्ज़ों को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाओगे। तो अल्टीमेटली जो एक्सप्रेशन रिप्रोड्यूस करेगा आपका माइंड, वो डॉन वाला होगा, और मेरे साथ ये हो चुका है वाकया। Sir, although going through multiple sources such as studying articles, but when I tend to write, I can't reproduce what I want. How to address this issue? Um, Tariq, again, you should write more. राइट, देखो हम पता नहीं ये हमारी सोच कब जाएगी टू राइट। आप पता क्यों नहीं लिख पा रहे? आपकी एक प्री कंसीव नोशन है लिखते वक्त कि आई वॉन्ट टू राइट एवरीथिंग परफेक्ट। ठीक है, वो जो परफेक्शन वाली चीज है ना, लिखो कुछ भी लिख दो यार। आप ब्लैंक मुझे ना सिर्फ लिख दो, आपको नहीं समझ आ रही ना इकोनॉमिक क्राइसिस पे क्या लिखना है, आप बाजार जाते हो, जाके आपको जितनी महंगी चीजें दिखती हैं उनके बारे में लिख के सेंड कर दो। ठीक है, लिखो। ठीक है, दैट इज द वे टू ओवरकम दिस इशू। ये आप जब प्री कंसीव हम नोशन क्या रख रहे हैं लिखते वक्त कि यार आई वांट टू राइट अ वर्ल्ड क्लास ऐसे, और अभी आप उस स्टेज से ही नहीं निकले, तो जब इस प्री कंसीव नोशन के साथ लिखोगे तो उतना ही टफ होता जाएगा। हमने लिखना है, हमने चाहे अनाप शनाप लिखना है, माई सेल्फ पे ऐसे लिखना है, लिखना है। सर आप कौन से थर्ड मंथ में कराएंगे? यस, थर्ड मंथ में करवाएंगे, क्योंकि तब तक हमारा एसए का जो बोझ है वो उतरा होगा हमारे ऊपर से। तो थर्ड मंथ के अंदर फाइनली, फर्स्ट मंथ स्ट्रक्चर, सेकंड मंथ थीम्स तो समझो मैं आपको पाक अफेयर ही पढ़ा रहा हूँ, पोस्ट पार्ट का इशू। तो थीम्स कवर करके और फाइनली वी विल गो टू कॉम्पोजिशन। तब तक आपके बहुत सारे ग्रामेटिकल इश्यूज भी खत्म हो। सर वुड यू प्रोवाइड मटेरियल एंड सोर्सेज फॉर द एसे? ऑब्वियसली यार, मैं अभी बताया मैंने आप लोगों को कि मटेरियल ही तो सारा है मेरे पास। तो इंस्टाग्राम पे जाके विजिट करो, यू विल फाइंड मैनी। सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन इंडस वाटर ट्रीटी कॉन्फ्रेंस। इंडस वाटर ट्रीटी, ये अलीशा पाकिस्तान अफेयर्स पे पढ़ना है आप लोगों ने, परसों लेक्चर है, तो वीडियो बना दूं उसमें मैं, उसका मैप भी बनाना है हमने। तो ठीक है, आई गेस दिस वाज इट फॉर द क्लास। आप लोगों के क्वेश्चंस भी आंसर हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू गाइस कैन रीच मी आउट पर्सनली, मेरा व्हाट्सएप पे नंबर है। रात 3 बजे तक मैं यही कर रहा होता हूँ। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मैं रिप्लाई कर रहा होता हूँ, टेंशन नहीं लेनी। तो आप लोग मैसेज कर सकते हो मुझे, ठीक है? टाइमिंग अभी 2:30 बजे है। 2:30 बजे है, इनकी वजह से इन्होंने वोटिंग की थी, ये जो सारे कर रहे हैं ना, तो दोबारा एक बार वोटिंग करवानी है, तो 7:30 होता है या 2:30 बजे होता है, इन दोनों में से एक होता है, लेकिन अभी 2:30 बजे चल रहा है। ठीक है महरीन, 2:30 बजे। शुएब मैं शेयर करवाता हूँ एडमिन से कह के एक बार दोबारा। डन, डन हो गया। चलो, अब आप लोग अपना ख्याल रखो। इट वाज अ हेक्टिक डे। तो इंशाल्लाह फिर जैसी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो ग्रुप्स वगैरह में ऐड हो जाएंगे जो बच्चे, मैं कर रहा हूँ ऐड अभी। तो इंशाल्लाह मंडे से वी विल स्टार्ट अवर एसए सेशन विद द सेम ज़ील एंड जेस्ट जिससे आप लोगों ने ये क्लास ली है। और बाकी अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबको कामयाब करे, वेदर दे आर स्टडिंग फ्रॉम मी ऑन यूट्यूब, वर्ल्ड टाइम्स, कहीं से भी, सबको ही कामयाब करें एंड सबके ड्रीम फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएं। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।